हमारे यहाँ हाई कोर्ट के जज साहबान हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन एक पुलिस की गाड़ी उनके सामने चलती है, एक पुलिस की गाड़ी उनके पीछे चलती है। भाई अगर हाई कोर्ट का जज इतना गैर महफूज है तो फिर आवाम को क्या हिफाजत का है आप एहसास दिला रहे हैं। 26वीं तरमीम आई और पूरी लीगल फैटर्निटी को एक उस पर तहफ़्फ़ुज़ था कि शायद ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे एक हमला है, लेकिन आप उसे सपोर्ट कर रहे थे। सो आप उसे क्यों सपोर्ट कर रहे थे? जब जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब और सलाउद्दीन पंवर साहब की एलिवेशन आई, कौन कौन लोग वहाँ पे फूल लेके खड़े थे, कौन कौन लोग उनको मुबारकबाद देने आए, किसने इसका रेफरेंस पढ़ा था? अगर आप 26 अमेंडमेंट को नहीं मानते तो रेफरेंस किसका पढ़ने आए हैं? वो किसकी प्रोडक्ट है? सबसे बड़ा मंसूबा, मैं बार की तारीख का बड़ा मंसूबा कहता हूँ, वो अनलिमिटेड पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन है, जो पहले हाई कोर्ट में थी। 2 से 3 जजेस मैक्सिमम उसको देखते थे और 10 से 12 फर्में उस पर महराज करती थी। असम्बली के फ्लोर पे खड़े होके एतजाज एहसन कहता है कि ये तहरीक हमें नहीं पता था कि किसने चलवाई, हमसे चलवाई गई और मैं इसके लिए नादिम हूँ कि मैं उस तहरीक का हिस्सा बना। आर यू सेटिस्फाइड विद योर टेन्योर, विद योर परफॉर्मेंस? अगर आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करते हैं, देन पार्लियामेंट्री सुप्रीम, दे कैन मेक द लॉ, दे कैन change the law, they can make the law to remove your chief justice, appoint a new chief justice। मैं जाती तौर पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से डिसएग्री करता हूँ। हमारी सुप्रीम कोर्ट में जजेस का तनासुब सारे सूबों का बराबर होता और सारे जजेस मिलके फैसले करते। ना तो जुल्फकार अली भुट्टो साहब फांसी चढ़ता, ना नवाज शरीफ की हुकूमत पैक होती, ना आज इमरान खान जेल में होता। इलेक्शन कितने एक्सपेंसिव हैं? एक आम वकील क्या प्रेसिडेंट के या कोई भी इलेक्शन में उसको अफोर्ड कर सकता है या नहीं? If you cannot afford a big family, don't go for it. If you have a big family, manage it. वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। आज की हमारी इस पॉडकास्ट में हमें एज गेस्ट ज्वाइन किया था जनाब मोहम्मद सरफराज अली मैथलो साहब ने, जो कि करंट प्रेसिडेंट है सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के और फॉर्मर ऑनररी सेक्रेटरी भी रहे हैं। हमने उनसे उनके टेन्योर के बारे में, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में, जो उनके टेन्योर में उनकी रही है ओवरऑल, उस पर हमने उनसे डिस्कस किया, उनसे जाना कि क्या उनकी परफॉर्मेंस रही है और इसके अलावा उन पर जो एलिगेशंस हैं, कुछ एतराज़ात उन पर उठाए जाते हैं, उनके बारे में हमने उनको कन्फ्रंट किया, उनसे उनका व्यू पॉइंट जानने की कोशिश की, इंक्लूडिंग 26वीं तरमीम, उसके बारे में हमने उनसे उनका व्यू पॉइंट जाना। और इसके अलावा चूंकि वो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अपकमिंग इलेक्शंस में भी प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं, तो हमने उनसे उनका मैनिफेस्टो भी जानने की कोशिश की कि कौन से ऐसे मजीद काम हैं जो वो आगे करना चाहेंगे और अपने इस टेन्योर में 2 साल के वो क्यों नहीं कर सके। सो वॉच दिस पॉडकास्ट टिल द एंड, एंजॉय। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। आप काफ़ी बिजी स्केड्यूल होता है आपका, ज़ाहिर है आप एक बार पॉलिटिक्स में भी हैं और मसरूफियत काफ़ी होती है, तो आप यहाँ पे आए, कैसे मजाज हैं आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी मेहरबानी, आपने मुझे मौका दिया दोस्तों से रब्ता करने का, उन तक अपनी बात पहुँचाने का, तो के खुशाइन अमल है, आपका शुक्रिया। सर मैं स्टार्ट करूँगा सबसे, जो एक रिसेंट इंसिडेंट है ख्वाजा शमसुल इस्लाम साहब के मर्डर का। चूँकि आप उस इन्वेस्टिगेशन, एक कमेटी बनी है, उस पर भी मैंने आई थिंक आपका नाम देखा था, उसमें भी आप हैं सिंध पुलिस के साथ जॉइंटली। सो कहाँ तक वो इन्वेस्टिगेशन पहुँची, क्या प्रोग्रेस है उसका? देखें, बहुत ही एक बदकिस्मती सी का ये इंसिडेंट है और इसकी शदीद मज़म्मत की जाती है। नहीं होना चाहिए ऐसा, ज़ाती दुश्मनी में भी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कानून का रास्ता है, ठीक है, सारे लोगों को उनके एतमाद और इत्मीनान के मुताबिक नहीं भी मिलता कभी रिज़ल्ट। तो ऐसा भी नहीं है कि हर मरीज़ डॉक्टर ठीक कर देता, कुछ मरीज़ ऐसे भी होते हैं जिनको उनके इत्मीनान के मुताबिक सेहतयाबी नहीं होती। लिहाजा एक निज़ाम है, उसको चलने देना चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि ऐसी घड़ी में वो ना खड़ा करे जिसका फिर हमें बर्दाश्त या हमें फेस करने का मौका न मिले। ख्वाजा साहब और उनकी फ़ैमिली के साथ हमारी हमदर्दियाँ हैं। हत्ता कि मुझे ये बताया जाता है कि एक ज़ाती दुश्मनी का अमल था, कोई पहले अफरीदी साहब थे, एक उनका मर्डर हुआ था, XYZ, वो ट्रायल चला, उनके बेटे की एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे चल रही है। इन तमाम चीज़ों को बालाए ताक रखे हुए मैं हमेशा इस चीज़ का कायल रहा हूँ और दूसरों को भी कायल करने की कोशिश करता हूँ कि जैसा भी निज़ाम है इसको चलने दें जब तक आप इससे बेहतर निज़ाम नहीं ला के खड़ा करते। दूसरी इस पहलू एक और भी है इसका, देखें, इस्लाम भी कहता है कि बाप का ज़िम्मेदार बेटा नहीं होगा, बेटे का ज़िम्मेदार बाप नहीं होगा। आज मुझे कुछ पश्तून वकला ने अप्रोच किया, उन्होंने मुझे ये कहा कि साईं, एक लड़के ने कत्ल किया है, जिसकी एक वीडियो भी है कि मैंने किया है,
हम भी चाहते हैं कि उसको सर में गोली मारें, जो उनके अल्फाज हैं। मैं नहीं चाहता कि उसको सर में गोली, मैं चाहता हूँ उसको ट्रायल करें, उसको एक कानूनी मंतकी अंजाम तक पहुँचाएं। लेकिन उस पश्तून बरादरी का जो वकला बरादरी का मुझे अप्रोच किया, उन्होंने कहा लेकिन हमारी ख़वातीन को क्यों उठाया गया है? ये इस अमल से मैं बिल्कुल गैर मुत्तफ़िक हूँ। पुलिस के और भी अगर कोई शख्स की इमा पे ये हुआ है तो उससे भी मैं गैर मुत्तफ़िक हूँ। ख़वातीन हम सब के पास हैं। हमें जब भी दूसरे के ऊपर कोई उँगली उठानी चाहिए, पहले अपनी ज़ात को वहाँ खड़ा करें। उसने गलती की है, जुर्म किया है, उसकी सज़ा उसको ज़रूर मिलनी चाहिए। हम बिल्कुल उसमें कोशा हैं कि वो गिरफ़्तार हो और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। लेकिन किसी बेगुनाह को, चाहे वो उसका बाप हो, उसका भाई हो, उसका बेटा हो, उसकी बेटी हो, बहन हो, माँ हो, जो उन्होंने मुझे बताया कि उसकी बहनें को और उनकी वालदा को पुलिस लेके गई है। बहनें और वालदा तो नहीं इन्वॉल्व ना क्राइम में। अगर हैं तो पहले गवाही लाएँ, उनके खिलाफ शवाहिद आएँ, फिर उनको ट्राई करें। ऐसे नहीं है कि अगर ये पेश नहीं होता तो हम इसकी बहन को उठा लेंगे। हम सबको अपने गैरत का भी कुछ मुज़ाहरा करना चाहिए, इज़्ज़त नफ्स का भी मुज़ाहरा करना चाहिए। तो मैं पुलिस के इस अमल का बिल्कुल ही कि इंतहाई सख्त अल्फाज में इसकी मज़म्मत करता हूँ। आप ज़रूर मुजरिम को पकड़ें, हम भी इसमें इंटरेस्टेड हैं कि उसको पकड़ा जाए, लेकिन आप किसी की बहन बेटी या किसी को एवज़ में ना उठाएं। सर, इसी बात पे आज शहरियार अफरीदी साहब ने नेशनल असम्बली में भी ये बात कही है कि एक खातून की उनको कॉल आई है, परहैप्स वो उनकी मदर की बात कर रहे थे जो अक्यूज़्ड है, और एक वीडियो भी जो सरफेस पे आ रही है। यहाँ पे एक दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि अभी तक वो अक्यूज़्ड जो है वो अरेस्ट नहीं होता, वो सोशल मीडिया पे वीडियो भी देता है, बट आई डोंट नो कि वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है कि उसकी आवाज़ जो है नेशनल असम्बली तक, शहरियार अफरीदी साहब तक पहुंचती है और वो नेशनल असम्बली में इस मुद्दे को उठाते हैं। और जहाँ तक बात है, क्या आप भी क्योंकि उस इन्वेस्टिगेशन कमेटी का हिस्सा हैं, क्या वाकई में उसकी बहनें, उसकी माँओं को उसकी माँ को उठाया गया है या नहीं? देखिए, मुझे पुलिस की तरफ से कोई इतला नहीं है इस तरह की। मुझे आज मौजूद थे जिसने बारी-बारी मुझसे बात की और उन्होंने कहा कि हमें मुजरिम से कोई हमदर्दी नहीं है और हमें मकतूल से हमदर्दी है, उसकी फ़ैमिली के साथ हमदर्दी है। लेकिन हमारी ये इल्तिजा है कि इनके घर की जो ख़वातीन हैं वो बेगुनाह हैं, घर में बैठी ख़वातीन हैं, उनको उन्होंने बेगुनाह उठाया हुआ है पुलिस ने, तो उनको बराए मेहरबानी आप पुलिस को कहें। और मैं इस बात पे रंजीदा हूँ पुलिस के इस अमल से भी रंजीदा हूँ कि वो मुजरिम को अभी तक गिरफ़्तार करने में नाकाम रही हैं। लेकिन इसका मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि अगर आप मुजरिम को साइंटिफिक वेज़ में जियो फेंसिंग के तरीके से या किसी और तरीके से नहीं गिरफ़्तार कर सकते तो आप उसकी फ़ैमिली को उठा लें, मुनासिब नहीं है। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं करंटली, बार क्यों फेल हो रही है? वकला की जो प्रोटेक्शन है उसको लेके सिक्योरिटी इदारे हमें नहीं दे रहे, तो इसमें कहाँ आप बार का फेलियर देखते हैं और उसके पीछे रीजंस क्या हैं? बीइंग प्रेसिडेंट आप ये हमें आज बताएं। देखें, ये ताली एक हाथ से नहीं बजती। सबसे पहले तो हम वकीलों का एक पेशा है, हमारा पेशा है कि हम मौक्किल की फ़रियाद या उसका डिफेंस अदालत में पेश करते हैं। उससे बढ़ के हम किसी का कोई अमल दखल में ज़ात पार्टी नहीं बनते। ये बढ़ता हुआ ट्रेंड देखा गया है कि हमारी बरादरी के नौजवान या और जो लोग हैं वो जज्बाती होके या कम तजर्बेकारी की बुनियाद पे इस हद तक आगे बढ़ जाते हैं कि दूसरी पार्टी उसको एज अ फरीक देखती है। मैं जो तकरीबन 2006 से मैं इस पेशे से वाबस्ता हूँ, 19वां साल है। आज तक ऐसा मौका नहीं आया कि दूसरी साइड ने कभी मेरे साथ बदतमीज़ी का मुज़ाहरा किया हो या मुझे उनकी तरफ कोई बदगुमानी या बदतमीज़ी करने की कोई ऐसी नौबत आई हो। नहीं करेंगे। इसकी वजह यह है कि हमने हमेशा अपने आप को पोडियम तक महदूद रखा है। हम अदालत में उसके फ़रियाद पहुंचाने के पाबंद हैं, उसको फ़रियाद उसकी जिस तरह से है। अगर हम उसमें ज़ाती तौर पे इन्वॉल्व नहीं होते तो एक वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि हम मुल्क में रहते हैं, हम किसी अलग सयारे पे नहीं रहते। वकला बरादरी, जो मुल्की हालात होंगे वही हमारे भी हालात होंगे। हाँ, अलबत्ता इतना ज़रूर है कि अब जैसे कराची के अंदर आपको तकरीबन कोई कम व बेश 25,000 से ज़ायद वकला हैं जो कि बारों के मेंबरान हैं। अब 25,000 वकला का इंडिविजुअली तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना रियासत के लिए ये कि उनको कोई प्राइवेट प्रोटोकॉल या कोई तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। मैं तो ज़ाती तौर पे मैंने ये तकरीर में भी कही है और मैंने एक इंटरव्यू में ये बात कही है कि जो VIP कल्चर इसको ख़त्म करें। आपने कभी मेरे साथ कोई गार्ड नहीं देखा होगा, न पुलिस का न निजी। मैं इस चीज़ में बिलीव ही नहीं करता। अगर मैं मुसलमान हूँ
तो मेरा इस पे ईमान है कि जो घड़ी मेरी इस दुनिया में है वो आखिरत में नहीं होगी, वो इधर ही होगी। और मेरी हिफाजत करने वाली ज़ात वही ज़ात वाहिद है, उसी के ज़िम्मे हूँ मैं। और मैं बाकियों को भी, ये जो हमारे यहाँ हाई कोर्ट के जज साहबान हैं, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन एक पुलिस की गाड़ी उनके सामने चलती है, एक पुलिस की गाड़ी उनके पीछे चलती है। भाई अगर हाई कोर्ट का जज इतना गैर महफूज है तो फिर आवाम को क्या हिफाजत का है आप एहसास दिला रहे हैं? ये तो और भी एक एहसास जैसे कहते हैं कि गैर महफूजी का अलामत है कि आपका मिनिस्टर 5 पुलिस गाड़ियां लेके चल रहा है, आपका पार्लियामेंटेरियन पुलिस की गाड़ी लेके चल रहा है, उसके घर पे भी पुलिस गार्ड है। भाई ये कौन सा कल्चर है? इसको ख़त्म होना चाहिए। और अगर मैं आपके तवस्सुल से ये मेरी बात पहुंचती है तो मैं हुकूमत वक्त से भी कहता हूँ, आला अदलिया से भी कहता हूँ, और कानून जो लेजिस्लेचर है उससे भी कहता हूँ कि बराए मेहरबानी ये जितने भी पुलिस वाले हैं, हज़ारों की तादाद में आप लोगों ने बड़ा जिसको वीआईपी कहते हैं, मैं तो नहीं समझता कि कोई अनइम्पॉर्टेंट है, सारे इम्पॉर्टेंट हैं। हर हयात अल्लाह ताला की तख्लीक शुदा है और खालिक की नज़र में वो बराबर है। उनकी हिफाजत बराबरी की बुनियाद पर होनी चाहिए। इन सब लोगों को विथड्रा करें, सबको आप गलियों में खड़ा करें, रोडों पे खड़ा करें, इंश्योर करें कि ये तमाम लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। अगर एज अ चीफ जस्टिस मैं गैर महफूज हूँ ना रोड पे, तो मैं ज़्यादा एक्सपेक्टिव लूँगा कि भाई ये तो मैं घर ही नहीं पहुँच सकता, हुकूमत इसका इंतज़ाम करे इंसाफ का, और हुकूमत इंतज़ाम करे तहफ़्फ़ुज़ का। लेकिन क्योंकि उन्होंने महफूज कर दिया, बुलेट प्रूफ मुझे गाड़ी दे दी, मुझे 2 पुलिस की मोबाइल दे दी, तो अब दुनिया में क्या सरोकार होता है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। ये नहीं होना चाहिए। आप सबसे ज़्यादा गैर महफूज अपने बड़े को करें ताकि वो सबकी हिफाजत का बंदोबस्त करें। सर अगर वो सारे गलियों में आ गए तो उनसे कौन महफूज करेगा, क्योंकि लोग उनसे भी तो बड़ा डरते हैं, पुलिस वालों से। सो आई थिंक कि पूरा एक निज़ाम बेहतर करने की ज़रूरत है। शायद गलियों में खड़े होने से आवाम और गैर महफूज अपने आप को महसूस करेगी। इसमें मैं आपसे मज़ीद ये जानना चाहूँगा कि जो बार, क्योंकि बार की एक बड़ी स्ट्रगल है, 2007 में हम देखते हैं, या उससे पहले भी बहुत सारी तहरीकें हम देखते हैं, बार हमें यूनाइटेड नज़र आती थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बार भी जो है वो फ़िरका हो रही है या डेटोरिएट कर रही है बार की यूनिटी। इसके पीछे क्या वजूहात हैं? देखें, इसके पीछे वो वजूहात हैं जो 2007 में थे, उसके बाद वो एक्सपोज हुए। असम्बली के फ्लोर पे खड़े होके एतजाज़ एहसन कहता है कि ये तहरीक हमें नहीं पता था कि किसने चलवाई, हमसे चलवाई गई, और मैं इसके लिए नादिम हूँ कि मैं उस तहरीक का हिस्सा बना। अली अहमद कुर्द ने ये बात की कि मुझे अफसोस है कि हमने फ़रौन को लेके सुप्रीम कोर्ट में बिठाया है। इसी तरह से जितने भी लोग थे, सवाए उन लोगों के लिए जिनके लिए एतजाज़ एहसन ने खुद कहा कि इन लोगों ने अरबों रुपए बनाए हैं इस तहरीक के नतीजे में। जब ये एहसास, ये इन्फॉर्मेशन मंजर आम पे आती है तो वकील सोचने पे मजबूर होता है कि उस वक्त हम इस्तेमाल हुए, हम ईंधन बने और सवारी किसी और ने की। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वकील अब ईंधन बनने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, फिक्री कोई बात हो तो उसके ऊपर आप उनको फिक्री तौर पे इकट्ठा कर सकते हैं, वकीलों में डिवीजन नहीं है। लेकिन वकील किसी की बी टीम बन के रोड पे खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। तो किसने इस्तेमाल किया आपके ख्याल में? सबको पता है। मुझे अभी आप अहसन भून साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, उसने बताया कि कितने लोगों को कितने कितने तादाद में पैसे मिलते थे, और कौन सी चैम्बर थी लाहौर में जहाँ पे लिस्ट बनती थी जिनको पैसे मिलने चाहिए, और वो पैसे कौन देता था। वो सारा मंजर आम पे है। इसी तरह से एतजाज़ एहसन साहब ने भी कहा कि हमें इस्तेमाल किया गया है। तो इन चीज़ों पे देखें, बार एसोसिएशन का बुनियादी काम सियासी जद्दोजहद नहीं है। आप हमारा मंशूर पढ़ें ना, ये तो उन लोगों ने जिन्होंने ये किया, उन्होंने इनफैक्ट अपने मंशूर को बिट्रे किया। हमारा मंशूर क्या है? हमारा मंशूर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का उठाएं, वो कहता है वकला की फलाह करो। ये वकील जो आज किसी भी तरह से ख़ुद को मुंतशिर समझता है, परेशान समझता है, अगर हमने उसके रोज़गार का बंदोबस्त किया हो, उसके तालीम का बंदोबस्त किया हो, उसके रहने का बंदोबस्त किया हो, उसके दफ्तर का बंदोबस्त किया हो, उसकी तरबियत का बंदोबस्त किया हो, बाहमी बरादराना माहौल का बंदोबस्त किया हो, उसके सेहत का बंदोबस्त किया हो, तो वो इस तरह का रिएक्ट भी नहीं करेगा जो आज आप नौजवान में देख रहे हैं। एक किस्म की उनके अंदर बगावत है। इसके ज़िम्मेदार वो लीडरशिप है जिन्होंने बार को दहाइयों तक अपने हाथ में रखा और उनको मुड़ के नहीं देखा। और आज भी वो कहते हैं कि वकला के लिए किसी किस्म की हाउसिंग स्कीम नहीं आनी चाहिए, किसी किस्म का वकला के लिए सेहत का बंदोबस्त नहीं होना चाहिए। तो मैं उनको कहता हूँ
कि जब आप अपनी तकारीर में शरफ फरीदी साहब का तारीफ़ करते हैं ना, तो उसने तो और कुछ नहीं किया था, गुलशन शरफ फरीदी बनाई थी उन्होंने। वो कमज़ोर वकीलों की मदद करता था, जिन वकीलों के पास ब्रीफ नहीं होता था उनको अपने साथ ब्रीफ में जोड़ता था। तो अगर वो गलत था तो उसकी फिर तारीफ़ भी नहीं करें और अपने आइन को भी तब्दील करें। बार का जो बायलॉज हैं वो यही कहते हैं कि आप वकला को उनकी फलाह करें। हम वॉलंटरी एसोसिएशन है ना, कोई रेगुलेटर तो नहीं है। वॉलंटरी एसोसिएशन में आप क्यों जाते हैं? इसलिए कि हम मिलके एक दूसरे के लिए कोई फलाह का काम करें। तो इंशाअल्लाह ताला हमने बार को पिछले 2 सालों से उसी ट्रैक पे लगाया हुआ है। और आज आप देखें, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने 1.5 साल के 1 साल में एज ए सेक्रेटरी रहा और अभी मेरा सदर का टेन्योर चल रहा है। 45 मंसूबे हमने पिछले साल मुकम्मल किए थे। 22 मंसूबे हम अभी तक मुकम्मल कर चुके हैं। हमारा जो सबसे बड़ा मंसूबा, मैं बार की तारीख का बड़ा मंसूबा कहता हूँ, वो अनलिमिटेड पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन है, जो पहले हाई कोर्ट में थी। 2 से 3 जजेस मैक्सिमम उसको देखते थे और 10 से 12 फर्में उस पर महराज करती थी। हमने उसको लाके सिटी कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर खड़ा कर दिया है, जहाँ पे 50 से ज़ायद सीनियर सिविल जज उसको देखते हैं और हज़ारों वकला उस काम में अब हिस्सा डालते हैं। ये एक बहुत बड़ा, ये सिर्फ वकला के लिए नहीं है, कराची के साइलिन के लिए भी ये मसला है कि उनके अगर 25,000 मुकदमात आप 3 जजों के सामने रखें, वो कितने अरसे बाद उसकी बारी आएगी। मैं एज अ सदर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ज़िम्मेदारी से आपको ये बता रहा हूँ कि 19 साल में मैंने एक मुकदमा मुकम्मल सिविल ट्रायल हाई कोर्ट के अंदर कंप्लीट नहीं कर सका हूँ, तमाम अपनी सलाहियतें बरोकार लाते हुए। इसी दौरान में मैंने दर्जनों मुकदमात सिविल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किए जो कि उस पिक्यूनरी लिमिट के अंदर थे, और कोई एक मुकदमा 1 साल से ज़्यादा नहीं चला। सारे मुकदमे 1 साल के अंदर मुकम्मल हो गए और मैं उससे मुतमईन भी हूँ कि फ़ैसला बेशक मेरे हक़ में हुआ या मेरे ख़िलाफ़ हुआ, लेकिन फ़ैसला ये हुआ कि आपको एक मसले का फ़ैसला मिला, हल मिला। आप उसको कबूल करें, उससे इत्तफाक ना करें, उसकी अपील करें, लेकिन आपको आगे बढ़ाया जाए। 20-20, 30-30 साल 1965 के केसेस हाई कोर्ट में पेंडिंग है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं जो अभी ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो बहुत ही एक मानाखेज़ प्रोग्रेशन आई है हमारे इंसाफ के हुसूल के। और मैंने अभी जहाँ यहया आफरीदी साहब हमारे पास आए थे, 5 तारीख को मेरी उनसे मीटिंग थी और उस मीटिंग में मैंने उनको ये कहा है कि इंसाफ की अदालतों की तरफ लोग तब आएंगे जब उनको इंसाफ मिलेगा। अगर अदालतों में इंसाफ उनको नहीं मिलेगा तो लोग रुख भी नहीं करेंगे अदालतों का। इसलिए हम बार यानी वकला बरादरी और आप जजेस के लिए यही बेहतर है कि इस इदारे से इंसाफ लोगों को मिलता रहे। लिहाजा आप तमाम अदालतों को मॉडल कोर्ट्स बनाएं ताकि ट्रायल शुरू हो और एक मखसूस मुद्दत के अंदर ख़त्म हो। और ये भी आप पॉलिसी के अंदर दर्ज करें कि कोई मुकदमा 1 साल से ज़्यादा ऐसा नहीं चलना चाहिए। अब 10 साल तक केस चलाएंगे, किसी का कत्ल हो जाए, 10 साल तक वो इंतज़ार करता रहेगा कि मैं इधर से मूव ना हूँ, मुझे कोर्ट से बुलावा आएगा, मुझे गवाही देनी है, या वो हक़ाक़ याद करके उसको कोसता रहेगा। ये चीज़ें इस हद तक डिटेरिएट हो गए। तो मैंने इनको कहा कि आप न सिर्फ क्रिमिनल कोर्ट्स, जनाब खोसा साहब ने, जो चीफ़ जस्टिस थे आसिफ सईद खोसा साहब ने क्रिमिनल ट्रायल्स के लिए मॉडल कोर्ट्स बनाई थी, ये सिविल के लिए भी होना चाहिए। आपका एक कारोबारी मेरे साथ फ़र्ज़ करें कोई मामला है, आप अगर 20 साल तक उसका फ़ैसला ही न करें, आपका तो कारोबार ख़त्म हो गया। 20 साल तक माली मामलात कहाँ पहुँचते हैं, ना आपकी वो फिजिबिलिटी रहती है, ना उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी रहती है। तो ये किस किस्म का फ़ैसला है? आपने तो दोनों फरीकों को ज़िंदगी भर मुंजमद कर दिया। तो मैंने इसी वजह से उनको कहा है कि मैं अपने वकला बरादरी को कायल को देखें, हमें केस की फ़ीस मिलती है। अगर हमारा केस 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के अंदर मुकम्मल हो जाएगा तो हम उस वज़न से भी हमें निजात मिलेगी जो एक फ़ाइलों का वज़न हमारे कंधों पे सवार होता है। हज़ारों फ़ाइलें इकट्ठी हो जाती हैं, केस फ़ैसला होता नहीं है, फ़ीस वसूल हो चुकी होती है, अब उसके अंदर हमें मज़ीद काम लेने का भी फ़ुर्सत नहीं मिलती। तो इन तमाम चीज़ों को हम स्ट्रीमलाइन करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि मेरा ये अज़म है कि इंसाफ का इदारा, अब मैं सिंध के वकीलों का नुमाइंदा हूँ, तो सिंध इन पर्टिकुलर, लेकिन जनरली पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का इदारा फ़ाल हो और लोगों को इंसाफ मिले, ये भरोसा हो। देखें, 2 चीज़ें याद रखें आप, हर फैसला दोनों फरीकों को मुतमईन नहीं कर सकता, किसी एक के तो खिलाफ होना ही होना है ना। लिहाजा इस चक्कर में कि कोई मुझसे नाराज़ हो जाए, मैं फ़ैसला ना कर सकूं, या वकील नाराज़ हो जाए या उसका असील नाराज़ हो जाए, भाई मुझे वकील और उसके असील से नहीं है। वकीलों की मुझे इज़्ज़त करना, ये जज के ऊपर फ़र्ज़ है कि वकीलों की वो इज़्ज़त करे, फ़ैसला करने में वो आज़ाद है।
हमें अगर उससे हम मुतमईन नहीं होंगे हम उसके खिलाफ अपील करेंगे। नहीं सर, इट वाज अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड ऑनेस्टली बहुत एक अच्छा इकदाम था कि जुरिस्डिक्शन नीचे की। बट इसमें मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, आपका एक अरसा हो गया है आपको वकालत करते हुए भी, सिर्फ कराची में ही पिकनरी जुरिस्डिक्शन ओरिजिनल हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल केसेस क्यों चलते थे? कौन ऐसे लोग थे उसके पीछे जिन्होंने इस चीज़ को मैनिपुलेट किया, मैनेज किया, तो जुरिस्डिक्शन आ गई? बाकी पूरा पाकिस्तान वहाँ पे सीनियर सिविल जज चला रहे, सिर्फ कराची की हद तक हाई कोर्ट चला रहा है, तो इसके पीछे कौन लोग थे? देखें, एक सोच है जो कॉलोनियल सोच है। मैं ये इससे दो बातें आपको बताऊंगा। पहले तो ये बताऊं कि जब अंग्रेज़ यहाँ रहता था वो अपने आप अपने ये इज़्ज़त के बराबर ही नहीं समझता था कि किसी यहाँ के लोकल आदमी के सामने अपना दावा पेश करे। तो उसने चीफ़ कोर्ट यहाँ पे बनाई हुई थी। पहले ये चीफ़ कमिश्नर की कोर्ट थी जो उस वक्त तमाम मामलात को देखकर वो एक अंग्रेज़ होता था, उसको रन करता था। उसके बाद उसने जो है जब अंग्रेज़ चला गया और ये हाई कोर्ट में कन्वर्ट हुई, तो भी यहाँ पे जो अंग्रेज़ के हवारी लोग थे उन्होंने इसको रिटेन किया। उन्होंने कहा नहीं, अब अंग्रेज़ तो चला गया लेकिन हमारे भी शाया निशान नहीं है कि हम जाके सिविल जज के सामने अपने आप को एज एडवोकेट पेश करें, तो इसको इधर ही रहने दो। और ये अभी मेरी जब यह आफरीदी साहब से बात हुई तो हमारे सिंध के चीफ जस्टिस बैठे हुए थे, जनाब मोहम्मद जुनैद गफ़ार साहब। पहला हमारा जो बात हुई, आफरीदी साहब ने शुरू की ये बात, उन्होंने कहा कि बार और बेंच ये दोनों मिलके इंसाफ का इदारा बनाती हैं और ये मैं किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि हमारा ताल्लुक बार और बेंच का ख़राब हो। तो मैंने कहा तो हमारी ही मंशा यही है, हम तो मुतालबा ही ये लेके आए हैं कि जुडिशरी का रवैया वकला के साथ अच्छा नहीं है, ख़ास तौर पे सिंध में। उन्होंने खुद ये बात छेड़ी मुझे मेरे करने से कि मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा नहीं है, KPK में ऐसा नहीं, अपना इधर बलूचिस्तान में ऐसा नहीं है, ये सिंध में पता नहीं क्यों इस तरह से है। सिंध भी नहीं सर, सिर्फ कराची। आई थिंक वो कॉलोनियल लोग सिर्फ कराची में रहते हैं। देखें, हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट कराची में है, लेकिन है तो ये मेरा पूरा सूबा ना। इधर से अगर कराची का हाई कोर्ट का जज अगर सखर में भी जाता है तो उसका रवैया तब्दील नहीं होता। वो अगर हैदराबाद में भी जाता है तो उसका रवैया वही रहता है। वो अगर जुरिस्डिक्शन की बात कर रहा हूँ मैं सर। नहीं, मैं जुरिस्डिक्शन के वो कॉलोनियल सोच के हवाले से आपको बताया कि ये सोच वहाँ से चलो। आपने बताया ये ऐसा क्यों सिंध में हुआ, कराची में क्यों हुआ, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो ये कॉलोनियल सोच थी जिन्होंने वो रिटेन किया। और वो कौन लोग हैं, मैं नाम लेने से आपको इशारतन बता ही देता हूँ कि हर वो शख्स जो मेरी मुखालफत करता है वो उसी कॉलोनियल सोच की बाकियात है। और मैंने उनको वाज़ेह किया कि आप तब्दीली को नहीं रोक सकते। आज का नौजवान, कराची का जो लिटिगेंट है, जो वकील है, इस चीज़ की डिमांड करता है। और आप भी अपने सियासी हल जलसों में आके कहते हो ये बात कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन जब ये लेजिस्लेशन हमारी कोशिशों से हुई तो यही 2-3 वकला गवर्नर के पास गए कि आपने इसको सेंट नहीं देनी। गवर्नर ने इसको सेंट नहीं दी। उसके अगले दिन हमारे एक्टिंग चीफ जस्टिस का ओथ था गवर्नर हाउस में। तो मैंने गवर्नर साहब को कहा कि सर आपके पास हमारा एक कानूनी मसवदा आया हुआ है, उसको आपने आज 10वां रोज़ है, असेंट नहीं दी। तो उसने कहा आप मुझे तो किसी ने नहीं बताया, फलां लोगों ने नाम बताए, फलां लोग मेरे पास आए थे कि इसको असेंट नहीं देनी, मैंने वापस कर दिया असेंट दिए बगैर। मैंने कहा आप बार के इनिशिएटिव को फलां लोगों के कहने पे रोक लेते हो तो कल फिर बार भी आपके खिलाफ खड़ी होगी। उसने कहा मुझे नहीं पता था कि ये आपका इनिशिएटिव, मैं समझा सिंध गवर्नमेंट का इनिशिएटिव। मैंने कहा सिंध गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा जो ये मुतालबा, दरीना मुतालबा बार का था, हमने ये बार को रेजोल्यूशन मूव किए थे, हमने इसके खिलाफ जितनी भी लेजिस्लेटिव कमेटीज़ को अप्रोच किया था। तो उसने कहा कि सर मतलब साहब आप इसको दोबारा मेरे पास भिजवाइए, मैं असेंट दे दूँगा। मैंने उनको कहा सर आपकी मेहरबानी, असेंट तो अब अगली बार आप नहीं भी देंगे तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो जाएगा, लेकिन आपका शुक्रिया कि आपने मुझे निशानदेही की कि फलां लोग मेरे पास आए थे। और दूसरा, आपने ये बात कही भी, आपने इसको रियलाइज़ किया कि ये गलत हुआ है, जब दोबारा आपके पास आएगा तो आप उस पर करेंगे। तो जब फिर मैंने जुम्मे के दिन मेरी बात हुई लॉ मिनिस्टर से, मैंने उन्हें बताया, उन्होंने मुझे एक लिस्ट बताई कि ये ऑब्जेक्शंस उन्होंने लगा के वापस किया है। फ़ोन पे हमने वो ऑब्जेक्शंस उनका जवाब उनको दिया। मंडे के दिन, अगले वर्किंग डे पे वो बिल दोबारा पास हुआ लॉ में, और 6 दिन के बाद गवर्नर साहब ने उसको असेंट दी। अल्लाह ताला के फजल से ये वो मार्का था जो 72-73 सालों से वकला और कराची के साइलिन लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको उसमें नुसरत अल्लाह ताला ने ये हमें वसीला बनाया, मिली। और ये एक अच्छी खुशाइन बात है, इंशाअल्लाह ताला ये और आगे बढ़ेगी। अच्छा सर, आप
ऑनरेरी सेक्रेटरी भी रहे हैं और करंटली आप प्रेसिडेंट भी हैं सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। सो आर यू सेटिस्फाइड विद योर टेन्योर, विद योर परफॉर्मेंस, और आपने क्या क्या वेलफेयर के काम वकला के लिए किया? कुछ तो आपने बता दिए, इसके अलावा मैं जानना चाहूँगा आपने क्या क्या किया। देखें, टेन्योर से मैं अल्लाह ताला के फजल से मुतमईन हूँ। पिछले साल हमने 45 अपने मंसूबे मुकम्मल की, जिसमें मैं आपको जितनी याद हैं गिनवा सकता हूँ, क्योंकि मेरी तकरीर 1.5 घंटा मैंने सिर्फ अपने जो मंसूबे भी लास्ट ईयर जो हमारी आखिरी तकरीर थी उसमें गिनवाए थे। लेकिन मैं जो उसमें ब्रीफली मैं जानना चाहूँगा उसको। चीदा चीदा आपके पास नादरा ऑफिस आई, आपके पास एक्साइज की काउंटर बनी, आपके पास जो पिछले साल में हमारे पास सिटी कोर्ट के अंदर जिस ऑफिस में आज सिटी कोर्ट की काबीना बैठती है वो एक खोली नमा थी। मेरे पास सिटी उस वक्त कराची बार का सदर आज भी वही है, वो मेरे पास आया, उसने कहा सरफराज भाई मुझे ये ऑफ़िस बनवा के दें। आज अल्लाह ताला के फजल से वो ऑफ़िस आप देखेंगे कि बैठने के लायक है। साथ ही साथ कराची में कराची सिटी कोर्ट के अंदर पानी का बहुत बड़ा मसला था। पहले एक आरओ प्लांट लगा था, लेकिन वो जो लाइन का पानी आता है, सप्लाई का पानी, उसी को फ़िल्टर करता था, जिससे वो पानी नाकाफ़ी बनता था। हमने वो बोरिंग करा के अपने ये फिलंथ्रॉपी के तौर पे हमने वहाँ पे आरओ प्लांट लगाया है, जिसके कनेक्शन अब कराची बार की लाइब्रेरी में, उसकी न्यू बार रूम में, और मैंने उनको कहा है कि आप लेडीज़ बार रूम में, और जहाँ जहाँ उसके कनेक्शन, क्योंकि वो 6000 गैलन पानी रोज़ाना पैदा कर सकता है, उसको मेंटेन भी हम खुद करते हैं। उसके साथ फिर हमने एक ठंडे पानी का चिलर भी लगा दिया है ताकि पानी ठंडा भी मुयस्सर हो। तो इसी हिसाब से सबसे जो दरीना मसला हेल्थ का होता है, किसी का अगर फैमिली मेम्बर बीमार हो और अनअफोर्डिंग हो, तो ये मैं कहता हूँ ये वो घड़ी है कि अगर आप किसी बाप या किसी माँ से पूछें जिस घड़ी उसका बच्चा बीमार हो। कुतियाना मेमन अस्पताल में पिछले 2 सालों से वकीलों का और उनके फैमिली का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो रहा है। ये हमारा इनिशिएटिव है अल्लाह ताला के फजल से। फिर कुतियाना मेमन अस्पताल में आपको जो बाहर प्रिस्क्रिप्शन की मेडिसिन है उसके लिए पैसे वो हॉस्पिटल सप्लाई नहीं करती, हम रिम्बर्स करते हैं। तमाम मेंबरान, जितने भी हमारे मेंबरान हैं, उनको बग़ैर सवाल पूछे जब भी वो मेडिकल एड की दरख्वास्त देते हैं तो हम उनको एक प्रिस्क्राइब लिमिट के हद तक उनको मेडिकल रिम्बर्समेंट भी कर देते हैं। फिर जो वकला बूढ़े हो गए हैं या बीमार हो गए हैं या किसी वजह से डिसेबल हो गए हैं, उनके लिए भी हमने फाइनेंशियल एड का हम देते हैं, हर महीने उनको एक फ़िक्स अमाउंट देते हैं। आपने देखा यहाँ पे मलीर थोड़ा डिस्टेंस से है, लेकिन चूँकि वो कराची डिवीज़न के अंदर ही फॉल करता है, तो वकला हाई कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जाना चाहते हैं, शटल सर्विस हमने मुहैया की है। इसी तरह से मैं आपको बताता चलूँ कि जो मलीर के अंदर लेडीज़ बार रूम है, 2 सालों से वो बना हुआ था। पिछले साल उनका जो जेंट्स बार है वो फर्निश हो गया था, फिर लाइब्रेरी फर्निश हो गई, लेडीज़ बार रूम फर्निश नहीं हुआ था, वो फर्निश हो रहा है पूरे का पूरा। अब वहाँ पे जितना भी उनका है, ये सारी फिलैंथ्रोपी के थ्रू हो रहा है। तो इसी तरह से जो वकला की इनरोलमेंट का बहुत बड़ा मसला था पिछले साल, तो उसको हमने फॉलोअप किया, और अल्लाह ताला के फजल से पिछले साल सिर्फ एक ही साल के अंदर तकरीबन 2500 वकला की फ़ाइलें जो फंसी हुई थी, उनसे मांगा जा रहा था कि आप 10 ऑर्डर लेके आएँ। मैंने उनको कहा कि जिन्ना साहब का अपनी ऑटोबायोग्राफी में है कि उसके पास 2 या 3 साल कोई मुकदमा ही नहीं था और उसने अपने वालिद की इंसॉल्वेंसी से शुरू किया। तो अगर आप वाला स्टैंडर्ड हम उधर खड़ा करते तो जिन्ना साहब कभी हाई कोर्ट के वकील बन ही नहीं सकते थे। तो अगर आप हमें जिन्ना साहब से भी बड़ा वकील समझते हैं तो ये आप इसको अपने मयार को थोड़ा मुनासिब पर ले आएँ। और आप ख़ुद भी जो आज ये बात कर रहे हैं कि आपके पास 10 ऑर्डर होने चाहिए, जब आप एनरोल हुए थे तो आपने 10 ऑर्डर सबमिट नहीं किए थे। उसने कहा बिल्कुल हमने नहीं किए थे, हमारे पास उस वक्त ये रवाज नहीं था, लेकिन अब हम ये मुरवज। मैंने कहा नहीं, ये एक दिन आप पेंडुलम को इस कोने से दूसरे कोने पे ले जाएंगे, फिर दूसरे दिन उसको वापस ज़ीरो पे ले जाएंगे लोग। सर, बिफोर मूविंग अहेड मैं आपसे थोड़ा सा आपकी पर्सनल जर्नी जानना चाहूँगा कि आप वकालत के शोबे में कैसे आए, कहाँ से आपने तालीम हासिल की? मैं बुनियादी तौर पे तो मेरा ताल्लुक़ अली सैयाबाद से, डिस्ट्रिक्ट खैरपुर से है। मैंने बुनियादी तालीम अपनी वहीं हासिल की। LLB के फ़ाइनल ईयर में जैसे सर नासिर असलम ज़ाहिद साहब थे, डीन हमदर्द लॉ स्कूल के, वो मेरे वालिद के मोहसिन हैं। उन्होंने मुझे वालिद साहब को कहा कि इनको, बल्कि मैं आपको बताऊं हुआ कैसे, कि मेरे वालिद साहब की एलिवेशन हुई, तो वो हमेशा नासिर साहब का बड़ा ख्याल करते हैं और अभी भी करते हैं। तो मुझे उन्होंने कहा कि कल ओथ है लेकिन मैं आज नासिर साहब के पास जाना चाहता हूँ, उनकी दुआएं लेना चाहता हूँ। तो मैं साथ गया। जैसे नासिर असलम साहब के घर पे, उन्होंने पूछा ये क्या करता है, वालिद साहब ने बताया कि LLB के आखिरी साल में है। तो उन्होंने कहा कि इसको, ये कहाँ पढ़ता है? उन्होंने कहा खैरपुर लॉ कॉलेज में। उन्होंने कहा नहीं, इसको हमदर्द भेजें, इनको मेरे पास भेजें।
उन्होंने बताया फाइनल ईयर में। उनका कोई बात नहीं, मैं मेरे पास भेजे, उधर से ट्रांसफ़र ले आए। अगले दिन मैं हमदर्द चला गया और वहीं से मेरा सिलसिला कराची की एजुकेशन का शुरू हुआ। मैंने यहाँ पे LLB हमदर्द से मुकम्मल की, अल्लाह ताला के फजल से बहुत अच्छे नंबरों में। उसके बाद फिर मैंने वकालत शुरू की, हमारे बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी साहब के साथ मैंने प्यूपिलेज की। फिर 2007 वाली ये मार्शल लॉ जिसको इमरजेंसी कहते हैं वो लगी, कोर्टें फंक्शन नहीं कर रही थी, तो मेरे वालिद ने मुझे कहा कि ये मौका है कि आप फर्दर एजुकेशन के लिए चले जाएं मुल्क से बाहर। फिर मेरी एडमिशन हो गई इंग्लैंड में मास्टर्स की, मैंने मास्टर्स की। फिर वहाँ से मौका मिला मुझे बार करने का, बार भी मैंने की। उसके बाद मैं पाकिस्तान वापस आया। मुझे याद है 2010 में मैंने अपना ये चैम्बर कैसर एंड मित्तलो लॉ चैम्बर्स, हमारी मैडम जस्टिस कैसर इकबाल मरहूम अल्लाह ताला उनको बारह जन्नत में जगह दे, मेरे वालिद साहब की और जिसे कहते हैं मुँह बोली बहन थी, तो उन्होंने और हमने ये शुरू किया और आज तक उसी सिलसिले में अब इस चल रहे हैं। मेरे और भी 4 भाई वकील हैं, मेरी वाइफ भी बैरिस्टर है, वो भी वकालत के पेशे से वाबस्ता है। तो मेरी बहन भी इसी पेशे से वाबस्ता थी, फिर वो जज बन गई। तो एक खूबसूरत सफ़र रहा है, अल्लाह ताला की मेहरबानी रही है। बहुत सारे अच्छे दोस्त इसमें मुझे मिले हैं। मंसूर आरफीन साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत और ज़िंदगी अता करे, मेरे मोहसिन हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे, मुश्ताक मेमन साहब, मुझे ये वो इसलिए ये मेरे पहले दिन के मोहसिन हैं। जब मैंने आया था एनरोलमेंट के लिए 2 करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, तो एक मुझे मंसूर आरफीन साहब ने दिया था, एक मुश्ताक मेमन साहब ने दिया था। तो इस तरह से उनकी सीनियर्स की शफ़क़त बहुत ज़्यादा रही और उसी तरह से फिर ये एक सिलसिला जारी रहा और आपके सामने आज बैठा हुआ हूँ। अच्छा सर, बार्स जो हैं, बार एसोसिएशंस ख़ास करके, ये हमेशा जो है प्रोटेक्टर के तौर पे काम करती हैं जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है इसके लिए। भी 26वीं तरमीम आई और पूरी लीगल फैटर्निटी को एक उस पर तहफ़्फ़ुज़ था कि शायद ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे एक हमला है, लेकिन आप उसे सपोर्ट कर रहे थे। सो आप उसे क्यों सपोर्ट कर रहे थे? देखें, सबसे पहली बात तो बार बिल्कुल इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमारा कॉर्नर स्टोन है, हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन आप माजी में जाएं, देखें आपका एक्शन जो होता है दरअसल वो हालात और वाक़यात के मद्देनज़र होता है। यही हमारी, आप 2016 ऑनवर्ड जाएं, हमारी बार एसोसिएशन से हमारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और जुडिशल कमीशन के ख़िलाफ़ यहाँ पे कन्वेंशंस करती थी कि जजेस जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, जजेस जो हैं वो अब बार की नहीं मानते। उन्होंने क्या किया आपको बताऊं, शुरू कहाँ से हुआ। 18वीं अमेंडमेंट आई, फिर 19वीं अमेंडमेंट आई। फ़र्क ये हुआ कि 18वीं अमेंडमेंट में पार्लियामेंटेरियंस की तादाद ज़्यादा थी और उसके 19वीं अमेंडमेंट में जजेस की तादाद ज़्यादा हुई। लेकिन उसके बाद 19वीं अमेंडमेंट में उन्होंने तादाद कम करने के साथ साथ एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई। ये आइन के प्रोविजंस हैं, आइनी इदारे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो जुडिशल कमीशन है ये जजेस के नाम प्रपोज करेगी और पार्लियामेंट्री कमेटी उसे कंफर्म या रिटर्न करेगी। जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो कुछ जजेस के नाम पार्लियामेंट्री कमेटी ने कंफर्म किए और कुछ जजेस के नाम उन्होंने रिटर्न किए। सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट्स ने उसके ऊपर पिटिशन्स एंटरटेन करके और ये फैसला सादर किया कि पार्लियामेंट्री कमेटी को ये अख्तियार ही नहीं है कि हमारे रिकमेंडेशन से डिसएग्री करें। आपने एक आईनी इदारे को रबड़ स्टैम्प बना दिया। अब जो नाम जुडिशल कमीशन फाइनल करेगी वो उधर अप्रूव हो जाएगा और जज बन जाएगा। उससे क्या हुआ, मेरा भांजा, भतीजा, चैम्बर का रिश्तेदार, मंजूर नज़र सारे हाई कोर्ट के जजेस भर्ती हुए। फिर अब ये बात करते हैं कि यार ये तो हुए, लेकिन जो मेरा वाला बंदा है वो तो तीसरे नंबर पे है। अब अगर ये तीसरे नंबर पे सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होगा तो ये तो कभी चीफ जस्टिस नहीं बनेगा। उन्होंने सीनियरिटी मैनिपुलेट करना शुरू की। उन्होंने तीसरे चौथे नंबर से जजेस सुप्रीम कोर्ट में लेना शुरू किए, सिंध हाई कोर्ट से और बाकी हाई कोर्टों से भी। सिर्फ ये कि अगर आज ये सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होगा तो फलां साल में ये सीजेपी बनेगा। इसी तरह से उन्होंने वो सीनियरिटियाँ मैनिपुलेट की, आउट ऑफ टर्न लोग लिए। बारों ने उसके खिलाफ रेजिस्ट किया कि ये जुडिशल कमीशन फ़रून बन गई है, ये न बार की सुनती है न हुकूमत की सुनती है, ये अपनी मर्जी करती है। बाय द जजेस फॉर द जजेस ऑफ द जजेस, ये मुहावरा बना।
उसका अल्टीमेटली एक रिएक्शन आना था। और फिर उसके ऊपर एक पाकिस्तान बार काउंसिल ने कमेटी बनाई जिसमें पांचों बार काउंसिल हैं, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद, पांचों बार काउंसिलों का नुमाइंदे हुए कमेटी बनी। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई और ये रिकमेंडेशन दी कि आप एक अमेंडमेंट लाएं जिससे ये जजों की जो मोनोटॉमी है इसको ख़त्म करें, क्योंकि जुडिशल कमीशन के अंदर जजेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सिंपल मेजॉरिटी में होते थे। अगर वो आपस में एग्री कर लें तो बार काउंसिल भी कुछ नहीं कर सकती, हुकूमत भी कुछ नहीं कर सकती, बार काउंसिल और हुकूमत मिलके भी कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा उन्होंने कहा कि ऐसी तजवीज़ दें जिससे इतनी चेंज आए कि कम से कम 2 फरीकों का साथ होना ज़रूरी है ताकि मेजॉरिटी तो लगे ना। अब ये जो अमेंडमेंट आई है उसने यही किया है और कुछ नहीं किया। बताएं मुझे ना, ये जो बात करते हैं 26वीं अमेंडमेंट की, वो बताएं कि इसमें से खराबी कौन सी आई है। क्या गया है कि वो जो पार्लियामेंट्री कमेटी के 4 रुकन थे उन्होंने उसको जुडिशल कमीशन के अंदर कर दिया है और जुडिशल कमीशन पार्लियामेंट्री कमेटी ख़त्म कर दी। उससे क्या हुआ कि एक रेशो बना। अब अकेले सिर न हुकूमत कोई जज बना सकती है न सुप्रीम कोर्ट कोई जज बना सकती है। अगर हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट आपस में हो जाएं तो पहले भी जज बना सकती थी, अभी भी बना सकती हैं। हुकूमत और बार इकट्ठी हो जाएं तो पहले भी जज बना सकती थी, अभी भी बना सकती हैं। तो कम से कम 2 स्टेक होल्डर किसी के ऊपर जब एग्री होंगे उस वक्त वो जज बनेगा। और एक और उसके साथ मैं आपको बताऊं जो उन्होंने रूल्स में प्रोवाइड किया है कि एक सिस्टम हुआ है। पहले ये होता था कि कोई शख्स चीफ जस्टिस को पसंद आ गया, उन्होंने उसको बुला लिया, हाई कोर्ट का जज बनना है, उसके साथ बना ले, उसका नाम चला गया और उधर सब ने तालियां बजा ली, जज बन गया हाई कोर्ट का। अब ये नहीं है। अब आप एक प्रोफार्मा है, बड़ा लेंदी प्रोफार्मा है, उसके अंदर अपने पूरे क्रेडेंशियल्स डालते हैं कि मैंने इतने केसेस किए हैं, मेरी इतनी स्टैंडिंग है और ये मेरे रिपोर्टेड केसेस हैं। वो प्रोफार्मा पब्लिश होता है पूरी कमेटी के अंदर। हाँ, अगर कोई गैर मुनासिब आदमी आता है तो आप उसके ऊपर ऑब्जेक्ट करें, आवाज़ उठाएं। लेकिन अगर आपका सिर्फ ये है कि इस वक्त हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट चूँकि एक पेज पे नज़र आती है तो वो जजेस भर्ती हो जाते हैं। पहले भी जब ये एक पेज पे होते थे तो जजेस भर्ती होते थे और बार यही प्रोटेस्ट करती थी। तो खराबी अमेंडमेंट में नहीं है, खराबी इनकी मर्जी के लोग नहीं आ रहे। ज़ाहिर अब 12 जजेस जो अब रिसेंटली हुए, आपने देखा किसी चैम्बर का कोई एक जज नहीं आया। तो ये चैम्बर्स तो पिछले 32 सालों से बार पे हुकूमत कर रही थी और जुडिशरी पे भी। अब उनकी अचानक से वो हुकूमत खसी गई है तो उसके ऊपर वो काफ़ी परेशान है। सर, मैं 100% आपके आर्गुमेंट से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन इस पे मेरे 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक, आपने सेपरेशन ऑफ पावर्स का यकीनन एक कॉन्सेप्ट हमारे पास, चूँकि हम अंग्रेज़ के ही आइन को फॉलो कर रहे हैं, अंग्रेज़ का ही वो हमें दिया हुआ एक निज़ाम है, उसको फॉलो कर रहे हैं, तो उस पर सेपरेशन ऑफ पावर्स का एक निज़ाम बड़ा इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है। और दूसरी, जैसे आपने कहा कि मंजूर नज़र लोग आएंगे, तो मंजूर नज़र तो सर हमें पहले कम नज़र आते थे, अभी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। शायद अब किसी और के मंजूर नज़र, पहले किसी और के मंजूर नज़र थे, कोई और आते थे, अब किसी और के मंजूर नज़र। और मैनिपुलेशन ऑफ सीनियरिटी जो है उससे पहले हमें नहीं देखने को मिल रही थी उस तरह से। अभी जैसे 3 जजेस का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी जो मैनिपुलेट की गई, तो आपको नहीं लगता कि जो आप आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं इसके अकॉर्डिंगली जो हो रहा है आपको 26वीं तरमीम के अगेंस्ट रहना चाहिए? द रीज़न इज़ के मंजूर नज़र लोग भी आ रहे हैं, सीनियरिटी मैनिपुलेट भी हो रही है, और अगेन 2 विंग्स कैसे जुडिशरी पे हुकूमत कैसे इम्पैक्ट कर सकती है? सेपरेशन ऑफ पावर्स की जो हमारे पास एक डॉक्ट्राइन है उसको आप कहाँ पे रखेंगे? देखें, 2 चीज़ें आपने, 2 सवाल पूछे। एक तो सीनियरिटी की मैनिपुलेशन। देखें, आर्टिकल 200 के तहत वो ट्रांसफ़र हुई है। आर्टिकल 200 का 26वीं अमेंडमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लिहाजा अगर किसी को आर्टिकल 200 पे एतराज़ है तो वो आर्टिकल 200 की बात करे, 26वीं अमेंडमेंट की बात ना करे। ये जो ट्रांसफ़र हुई, और 200 1973 से मौजूद है, आजकल नहीं आया, उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। और ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी सिंध के चीफ जस्टिस को, बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस को मुख्तलिफ औकात में ट्रांसफ़र किया जा चुका है और किया जाता रहा है। लेकिन सर, मसले का जो डिसीजन है वो जुडिशल कमीशन ने दिया था, जिसके मेंबर्स जो हैं वो 26वीं तरमीम के तहत अभी जो मेंबर्स से बैठे थे, उन्होंने नहीं दिया, ये सदर ने फैसला दिया है। तो 26वीं अमेंडमेंट का फिर भी इससे ताल्लुक़ नहीं है। एक, दूसरी, उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, उसका भी फैसला आपके सामने आ गया। लिहाजा 26वीं अमेंडमेंट डायरेक्टली उसका मैं बताऊं, ये 26वीं अमेंडमेंट पे ऊपर एतराज़ है क्या? अगर ये सारा कुछ ठीक है तो लोग क्यों उसके ऊपर शिकवा कर रहे हैं?
इसका बड़ा सिंपल जवाब है। मौजूदा पार्लियामेंट जो है एक सियासी प्रोसेस से सामने आई है। उस सियासी प्रोसेस से एक सियासी जमात जो इस मुल्क की बड़ी सियासी जमात है वो ना मुत्तफिक है। वो समझती है कि ये इंतखाबात जो हैं वो रिग हुए हैं, हमें पार्लियामेंट में बैठना चाहिए था, हमें हुकूमत मिलनी चाहिए थी, ये जिन लोगों को मिली है इन लोगों को मैनिपुलेशन से ये हुकूमत मिली है। ये एक सियासी नैरेटिव है। अब उस सियासी जमात के जो हमनवा हैं, हर बरादरी में होते हैं, वकीला बरादरी में भी हम वकीलों की एफिलिएशन हैं, किसी की नहीं भी होगी लेकिन मैं जो वकीलों की एफिलिएशन है वो उसी का राग गाते हैं। मैं उनको ये कहता हूँ कि आपकी बिल्कुल सियासी, आपकी कोई एक सेनेटर है एक सियासी जमात का, कोई उसका मिनिस्टर रहा है, कोई उसका अटॉर्नी जनरल बनना चाहता था, ये वही लोग हैं जिनकी डायरेक्ट एफिलिएशन है। आप एक सियासी जमात का सेनेटर होने के बाद कैसे इंडिपेंडेंट बात कर सकते हैं? आप कैसे कम से कम अलम उठा सकते हैं कि मैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करता हूँ? आप तो एक सियासी जमात के तर्जुमान हैं। लिहाजा आपको ये जो भी आज आपको हमनवा नज़र आते हैं ये आपको उन्हीं सियासी जमातों का जो नैरेटिव है उसको बिल्ड करें। आप देखें जब जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब और सलाहुद्दीन पंवर साहब की एलिवेशन आई, कौन कौन लोग वहाँ पे फूल लेके खड़े थे, कौन कौन लोग उनको मुबारकबाद देने आए, किस किस ने उसका रेफरेंस पढ़ा था? अगर आप 26 अमेंडमेंट को नहीं मानते तो रेफरेंस किसका पढ़ने आए हैं? वो किसकी प्रोडक्ट है? फूल लेके किसके पास आए हैं? इसी तरह से अब 12 जज जब एलिवेट हुए तो ये सारे लोग उधर पहुंच गए। अब जब रिसेंट एलिवेशन हुई, अपॉइंटमेंट हुई चीफ जस्टिस की, आप फिर फूल लेके हाजिर हो गए। तो ये इन लोगों को समझना चाहिए। हमारे यहाँ बिटाई साहब का एक शेर है, मैं आमतौर पे पढ़ाता हूँ आपको, सिंधी में उर्दू में भी तर्जुमा बताऊंगा। बताएं सर, मुझे समझ आ जाती है बट व्यूअर्स के लिए। कूड़ो तू कुफरसी कातफर न कोठा है, तिलक लगाएं तो जुगाए सच्चा जे कुफरसी। अगर तुम कुफर के साथ भी सच्चे नहीं हो तो काफर भी नहीं कहलाने के लायक हो तुम। तो मैं ये बात कहता हूँ, अगर आप अपनी बात पे कायम है, एक चीज़ को नहीं मानते तो फिर उसकी पैदावार को भी न माने। तो इस तरह से नहीं होगा। बार समझती है। देखिए, मैं 26 अमेंडमेंट का हामी आज नहीं हूँ। इलेक्शन से पहले जब मैं सेक्रेटरी था उस वक्त भी मैं इसका हामी था। मैंने इसी बुनियाद पे ये इलेक्शन अपना लड़ा और अल्लाह ताला के फजल से आपने देखा कि एक भारी तादाद से एक लीड से हमने इलेक्शन जीता। और इंशाअल्लाह ताला मैं अपने, जब मैं किसी चीज़ का कायल हूँ दूसरों को कायल करता रहूँगा। मेरे किरदार में आप तजाद नहीं देखेंगे। जहाँ मैं खड़ा हूँ वो अलल ऐलान खड़ा हूँ। मुझे एक जगह पे दोस्तों ने बुलाया इलेक्शन से पहले, एक वाक़या बताता हूँ आपको। इंसाफ हाउस में मुझे दावत दी गई कि आप आएँ। चला गया। जब मैं जाने लगा तो मेरे ज़ाहिर है दोस्त हैं, इंसाफ तहरीक इंसाफ तो एक सियासी जमात है लेकिन उसके अंदर जो वकला हैं वो हमारे ज़ाती ताल्लुकात भी हैं। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, साईं वो हमें फ़ोन आई है आप इंसाफ हाउस आ रहे हैं तो ये तो सही नहीं हो रहा। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा वो तो आपसे 26 अमेंडमेंट के बारे में बात करेंगे, तो बराए मेहरबानी आप थोड़ा सा कोई ऐसे मिला जुला के बात कीजिएगा ताकि फिर हम उनको फेस करने के लिए काबिल रहें, तो उनको कायल करें ताकि आपकी सपोर्ट हो। मैंने कहा देखा आप मुझसे वो चीज़ मांग रहे हो जो मैं कर नहीं सकता। ये मेरे मिजाज में ही नहीं है कि मैं कहूँ कुछ और करूँ कुछ, और मैं अल्फाज को जो मरोड़ता नहीं हूँ। मैं जब वहाँ गया उन्होंने यही बात मुझसे पूछी। मैंने उनको कहा कि देखें बात ये आपका सियासी नैरेटिव है, आप पार्लियामेंट को नहीं मानते, हम उससे इख्तलाफ नहीं करते लेकिन हम उससे मुफाहमत करने के भी कायल नहीं है। ये आपका सियासी नैरेटिव है। जिस दिन आप जीत गए उस दिन आप आइन तब्दील कर दीजिएगा। हम आइन के पासदार हैं। आज आइन की ये शक्ल है, हम इसी को फॉलो करेंगे। कल आइन की शक्ल जब पार्लियामेंट चेंज करेगी हम उसको फॉलो करेंगे। आप अगर ये कहते हो कि ये आइन का प्रोसेस ठीक नहीं है, ये पार्लियामेंट ठीक नहीं है, तो मैं अगर कोई बाहर से खड़े हुए कहे कि ये बार का प्रोसेस ठीक नहीं है, ये जो कराची बार का सदर बैठा हुआ है या हाई कोर्ट बार का सदर बैठा हुआ है, इसका प्रोसेस ठीक नहीं है, तो क्या हम उसको ये इजाज़त देंगे कि वो ये सवालात उठा सके? नहीं देंगे, हरगिज़ नहीं देंगे। इसी तरह से पार्लियामेंट के ऊपर आप खुद सवाल उठा रहे हैं, आप उठाएं। आप अगर लोगों को कायल कर लेते हैं और आप पार्लियामेंट में आ जाते हैं, हमारे लिए आप उतने ही मोतबर हैं जितने बाकी लोग हैं। क्योंकि मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन एक शऊर रखने वाला आदमी ये बात ज़रूर करेगा कि जो चीज़ आइन के अंदर है उसकी इज्जत करना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। और अगर आप बात करते हैं मैनिपुलेशंस की, अदलिया की आज़ादी की, मैं आपको बताऊं 26 अमेंडमेंट से पहले सिंध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को उठाया गया, उनको एक्स्ट्रा जुडिशली किल करके रोडों पे फेंक दिया गया। ये जो आज़ाद अदलिया थी 26 अमेंडमेंट से पहले किसी ने चूं तक न की।
हमने यहाँ पे बार के नुमाइंदगान ने और जो बार के उस वक्त में सेक्रेटरी था, हमने इसके ऊपर बात की, लेकिन किसी अदालत के ऊपर किसी जुम्बश नहीं आई। इसी तरह से मैं आपको ये भी बताऊं, अदालत का काम है कि डैम बनाए, नहीं है। सिंध का ये एक बुनियादी शहर से करीब का मसला है कि आप कोई डैम लोअर रिपेरियन नहीं बनाएंगे, जैसे नहीं, लोअर रिपेरियन का मकसद है कि आप केपी से नीचे डैम नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब केपी से नीचे जब कोई डैम बनेगा तो हमारा ये खदशा है, और वो शवाहिद पे मबनी खदशा है कि वहाँ से पानी निकाल के, पंजाब चूँकि इरीगेटेड वाटर का हिस्सा आबाद होता है, तो आप पानी निकाल के वहाँ पे आबादी करेंगे, जिससे हमारा पानी वैसे ही पूरा नहीं और कम हो जाएगा। एक चीफ जस्टिस साहब उठते हैं, हुक्म सियासतदानों को जेलों में डालते हैं और कहते हैं मैं डैम बनाऊंगा, सब लोग डैम बनाओ, फंड जमा करो। ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम है इंसाफ दो। उस जो तुम्हारा काम है उस पर तो तुम्हारी दिलचस्पी नहीं है, तुम्हारी दिलचस्पी हुकूमतें गिराने और हुकूमतें बनाने में। मैं ये आपको बात एक और कहता हूँ, 26वीं अमेंडमेंट नाकाफ़ी है। हमारा मुतालबा, मैं बार की सियासत में तो अभी आया हूँ ना, 2016 में PhD कर रहा था लॉ में। उस वक्त मैंने एक पेपर पढ़ा था, और मैं नाम लेके बताता हूँ कौन लोग वहाँ मौजूद थे। वहाँ पे जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी साहब उस वक्त सिंध हाई कोर्ट के जज थे, वो दोनों मौजूद थे, और ये ज़ेबुल यूनिवर्सिटी में PhD के पेपर पढ़ने की सेरेमनी हुई थी। मैंने ये बात कही थी कि आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और ट्राइकॉटमी ऑफ पावर की बात करते हैं, कहाँ है हमारे आइन में ट्राइकॉटमी ऑफ पावर? हमारे आइन में तो बायकॉटमी है। आपकी पार्लियामेंट जो है, एग्जीक्यूटिव भी वही है, लेजिस्लेचर भी वही है। वेयर इज सेपरेशन ऑफ पावर? By majority of the parliament, you make your prime minister, who is head of the executive. By majority of the same parliament, you make the laws. So laws are made at the sweet will of the executive. जो प्राइम मिनिस्टर चाहता है वो एक्ट असेंबली पास कर लेती है। Where is your separation of powers? Similarly, जुडिशरी के अंदर आप देखें, there is no independence of judiciary. आपकी पहले जुडिशरी डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करता था, आपने आज जुडिशियल मार्शल लगा लिया है, that they are not willing and not open to hear from the bar और ओपिनियन ऑफ द पब्लिक। तो डैम बनाना शुरू हो जाते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर उठा के जेल में डाल देते हैं। तो मैंने उस वक्त ये मुतालबा किया था कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज द सिस्टम व्हिच रिप्रेजेंट्स ट्राइकॉटमी ऑफ पावर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अलग होती है, प्रेसिडेंट एक हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंटली इलेक्ट होकर आता है, और इसी तरह से लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंटली इलेक्ट होकर आता है। या तो आप उसकी बात करें, लेकिन अगर आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करते हैं, देन पार्लियामेंट्री सुप्रीम, दे कैन मेक द लॉ, they can change the law, they can make the law to remove your chief justice, appoint a new chief justice, because they are the creators of the constitution. Therefore there's no trichotomy of powers. और मैं ज़ाती तौर पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से डिसएग्री करता हूँ। मेरी नज़र में ट्राइकॉटमी जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो कहीं बेहतर है कि कम से कम लेजिस्लेचर जो इंडिपेंडेंटली इलेक्ट होकर आता है वो चेक तो कर सकता है। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, बात करते हैं, वो कहते हैं बाहर करते हैं तो बात निकल जाएगी बहुत दूर। मैंने कहा कि आप अपनी फेडरल कोर्ट बनाएं, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएं, या इसी सुप्रीम कोर्ट को रिप्रेजेंटेटिव सुप्रीम कोर्ट बनाएं, जिसमें तमाम सूबों की बराबरी की नुमाइंदगी हो। एक दूसरा, वो सारे जजेस मिलके एज वन कोर्ट फैसले करें। और ये मेरा यकीन है कि अगर हमारी सुप्रीम कोर्ट में जजेस का तनासब सारे सूबों का बराबर होता और सारे जजेस मिलके फैसले करते, ना तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब फांसी चढ़ता, न नवाज शरीफ की हुकूमत पैक होती, ना आज इमरान खान जेल में होता। इसलिए कि आज भी आप देख रहे हैं कि इन तमाम हालात की तब्दीली के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बलूचिस्तान में उनका जो अपना एक निज़ाम है उसी से वो हुकूमत बनती है, पंजाब एक स्विंग स्टेट है जहाँ पे हर वक्त नया हुक्मरान आता है, और सुप्रीम कोर्ट के वो जजेस जो पंजाब से आते हैं वो भी स्विंग जजेस होते हैं मेरी नज़र में। मैं आज आपको बड़ा ओपनली बात करता हूँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने वाले जजेस की मेजॉरिटी निकालें कहाँ से आए थे? नवाज शरीफ की हुकूमत पैक करने वाले जजेस की मेजॉरिटी निकालें कहाँ से बिलोंग करते हैं? इमरान खान को जेल में डालने वाली जो बेंच है उसकी मेजॉरिटी को देखें, वो कहाँ से जजेस बिलोंग करते हैं? अगर वहाँ पे बराबर 2 जजेस पंजाब के होते या 3 पंजाब के होते, 3 खैबर पख्तूनख्वा होता, 3 बलूचिस्तान होता, 3 सिंध होता, ये फैसला नहीं हो सकता था कभी भी, क्योंकि हमारे मिजाज में काफ़ी ठहराव है। हम ओवरनाइट अपना ओपिनियन भी चेंज नहीं करते, न किसी को पीठ दिखाते हैं। अच्छा सर, आप पे कुछ इल्ज़ामात लगते हैं बार के रिलेटेड में, उनको आपका ब्रीफ उस पर एक व्यू पॉइंट चाहूँगा।
2-3 इल्ज़ामात हैं, मैं उनको इकट्ठा करूँगा। सबसे पहले ये इल्ज़ाम लगता है कि आप जो है वो बार को पॉलिटिसाइज़ करते हैं। एक पार्टी स्पेसिफ़िकली, अगर मैं स्पेसिफ़िक हो जाऊँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप उसका नैरेटिव एंड उसका एजेंडा जो है वो बार पे इम्पोज़ करके बार का रंग उसको दे देते हैं। एक एलिगेशन ये है। दूसरा एलिगेशन ये है कि आप शायद वोट हासिल करने के लिए उसको वोटर्स को मैनिपुलेट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों में कितनी सदाकत है? देखें, अगर इनमें सदाकत होती तो ये एक जुडिशल रिव्यू से गुजर चुका है प्रोसेस। मैं पहले सियासी वाबस्तगी के हवाले से क्लेरिफिकेशन आपको दूं, दुरुस्तगी कर दूं। मेरा किसी सियासी जमात से कोई वाबस्तगी नहीं है। मेरा एलिजेंस बार के साथ है और मुल्क पाकिस्तान के साथ है। अगर कोई बात बार के मफाद में है, मैं करूँगा। बार के मफाद में नहीं है, मैं नहीं करूँगा। बात वतन अजीज़ पाकिस्तान के मफाद में है, मैं करूँगा। नहीं है, मैं नहीं करूँगा। जहाँ तक ये रंग देते हैं कि मेरा पीपल्स पार्टी का नैरेटिव, बताएं कौन सा नैरेटिव मैंने पीपल्स पार्टी का उठाया है। अगर वो एक ही बात उनके जहन में होगी, 26वीं अमेंडमेंट, भाई 26वीं अमेंडमेंट का तो मैं प्रोपोगेटर हूँ। पीपल्स पार्टी ने तो उसको अब अडॉप्ट किया है। 2016 में तो पीपल्स पार्टी के ख्वाब में भी ये बात नहीं थी जब मैंने इसके ऊपर पेपर लिखा। जब ज़मीर घुमरो जो सेनेटर है उसने उसके ऊपर, वो तो एंटी पीपल्स पार्टी था जब उसने ये बात की थी कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाए। अब अगर हमारी बात जो फिक्री बात है किसी सियासी जमात ने उसको ऑन कर दिया, व्हाई वुड वी डिसएग्री विथ इट? वी विल एग्री। हमारी बात को वो आगे बढ़ा रहा है ना। और मैं तो अगली बात कह रहा हूँ कि आप फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएं। आप इंडिपेंडेंट एज ए लॉयर होके, एक एज ए जूरिस्ट होके इसके ऊपर सोचेंगे तो आपको ये बात मुनासिब लगेगी। जैसे सेनेट है आपकी, सेनेट में क्यों बराबर की नुमाइंदगी है? इसलिए कि वो चाहता है लेजिस्लेचर के अवामी नुमाइंदगी के साथ साथ एक तनासुब भी रहे एक सूबों को, क्योंकि पाकिस्तान एक गुलदस्ता है। वहाँ पे आपको सिंध भी है, पंजाब भी है, खैबर पख्तूनख्वा भी है, बलूचिस्तान भी है, इसी तरह से कश्मीर भी है, आपका बाकी जितनी भी बरादरियाँ यहाँ रहती हैं उन सब की नुमाइंदगी है। उनके दरमियान अब पंजाब का जो ये फितरती अमल है, इसमें कि पंजाब का कोई फॉल्ट नहीं है कि वो बड़ा है, उसकी आबादी बड़ी है, वो है भी बड़ा, अल्लाह ताला ने उसको बड़ा बनाया है, तो उसकी नुमाइंदगी भी ज़्यादा है इसी तरह से। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो पार्लियामेंट को डोमिनेट करता है। उसके वहाँ के लोग आके नंबर्स में वो पूरे होते हैं। आप तीनों सूबों से जीत के भी आएँ और अगर पंजाब से आप फ्लैट हो जाते हैं तो यू विल नॉट मेक द गवर्नमेंट, पंजाब विल मेक द गवर्नमेंट। इसी वजह से फिर सेनेट बनाई गई है कि आप बेशक एक अवामी नुमाइंदगी के साथ वोट लेके आए, लेकिन अगर आप बाकी सूबों में नहीं पैर जमा सके हैं तो यू विल नॉट बी एबल टू मेक द लॉज। लेजिस्लेचर शुड बी रिप्रेजेंटेटिव। तो यही बात मैंने सुप्रीम कोर्ट का पाकिस्तान की हिस्ट्री को उठाया, जो पाकिस्तान, मेरा सब्जेक्ट ही इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान था पीएचडी के अंदर। तो इसी वजह से मैंने उसको उठाया हिस्ट्री को, भाई क्यों ये क्राइसिस ख़त्म ही नहीं हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। एक मार्शला यके बाद दीगरे, फिर जुडिशरी के फैसले ऐसे हैं कि अवाम उससे नामुत्तफ़िक है। वजह क्या है? जब मैंने उसके अंदर देखा और उनकी कंपोजिशंस को देखा कि जो फैसले आए उनके अंदर जो जजेस की मेजॉरिटी थी वो एक पर्टिकुलर सूबे से थी, पंजाब से थी, और उसी तरह से बेंचेस पैक होती रही हैं। अब सबसे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का मिसाल, एक मोहसन है पाकिस्तान का, वो एटम बम दिया उसने आपको, पाकिस्तान स्टील मिल दी, पाक सऊदी ऑयल रिफाइनरी दी, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का बयान रखा, बीसीसीआई का बुनियाद उसने रखा। ये पीपल्स पार्टी की बात नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए खिदमात की हैं। आपके तकरीबन 1 लाख या 1 लाख से कम बेश 1 लाख जंगी कैदी ले आया, उसमें सिविलियंस भी थे, चंद हज़ार फौजी थे, बाकी सिविलियंस थे, उनको भी वो वहाँ से रिहा करा के ले आया। ही वॉज अ वेरी सक्सेसफुल, और एक सोची समझी वेस्टर्न साजिश के तहत कि पाकिस्तान के अंदर एक लीडर उभर रहा है, मुस्लिम दुनिया को यूनाइट करने की कोशिश कर रहा है। वो बैंक ऑफ इस्लामिक क्रेडिट एंड कॉमर्स की बात कर रहा है, वो इस्लामिक एटम बम की बात कर रहा है, वो इस्लामिक ऑयल रिफाइनरी की बात कर रहा है, क्योंकि सऊदी अरब का अमेरिका के साथ पैक्ट था कि दे विल नॉट बी हैव देयर ओन ऑयल रिफाइनरी। तो भुट्टो साहब ने कहा कि आपके साथ उसका मुआहदा है, मेरे साथ तो नहीं है। ये पाक सऊदी ऑयल रिफाइनरी सऊदी के पैसों से पाकिस्तान में लगी, क्रूड ऑयल हम ले आएंगे, यहाँ पे रिफाइन करेंगे और बेचेंगे, ताकि आपको भी मुनाफा हो, हमें भी मुनाफा हो। तो इसी तरह से एक सोच वाला, एक फ़िक्र वाला आदमी आपके सामने है। उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का मैं आपको मिसाल दूँ। पहली हुकूमत तो उनकी मार्शला में गई, दूसरी हुकूमत जुडिशल मार्शला से गई। आप सब, हम कहते हैं ना फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, गवाही आनी चाहिए। एक लीक होती है कहीं कोई पेपर्स की कि भाई इसके असासे थे,
और उसमें वो कहता है कि भाई ये तनख्वाह तो मैंने कभी वसूली नहीं की, वसूल की या नहीं की, गवाही आनी चाहिए, फेयर ट्रायल आना चाहिए, उसका राइट ऑफ अपील भी होना चाहिए। आप उसको सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे उठाते हैं जो आपका आखिरी जगह है, और वहीं उसको डिसाइड कर देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि फैसला आपका दुरुस्त है या गलत है, किसी हरफ आखिर हो गया, उस पे हरफ कोई आखिर अपील हो नहीं गया, है। कोई अपील रिव्यू नहीं हो सका, उसको मौका भी नहीं मिला कि वो उसके गवाही दे। और उस टाइमिंग में भी ऑब्वियसली इलेक्शन में डिस्क्वालीफाई हो गए, इलेक्शन हो गए, उसके बाद हो ना हो रिव्यू, दैट इज अ सेपरेट। तो ये मैंने, अच्छा अब उस बेंच को आप देख लें, वो बेंच के जजेस कहाँ से थे। इसी तरह से ये मिलिट्री सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल की बात करते हैं, इससे पहले भी सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल का हुक्म इसी सुप्रीम कोर्ट ने सादर किया है। उस वक्त तो 26वीं अमेंडमेंट नहीं थी। उस वक्त की उस बेंच को भी आप देख लें, कौन उसको हेड कर रहा था, कौन बाकी जजेस थे। तो बातें मैं ये नहीं कहता कि फॉल्ट अब है या फॉल्ट पहले था। जो पहले वाला निज़ाम था उसकी जो प्रोडक्ट थी, जो उससे मिल रहा था, उससे हम नामुत्तफ़िक थे, गैर मुतमईन थे। अगर उसी को जारी रखना है तो वही गैर मुतमईना सिचुएशन आपकी जारी रहेगी। आपने एक नया इनिशिएटिव तो लेना है ना, उसको चेंज करनी है। ज़रूरी नहीं कि आपकी हर चेंज कामयाब भी हो। यही बगावत अगर कामयाब हो जाती है तो आपका रेवोल्यूशन कहलाती है, वही रेवोल्यूशन अगर फेल हो जाता है तो बगावत कहलाती है। अगर आपकी चेंज ये कामयाब हो जाएगी तो आप उसकी तारीफ़ें करेंगे कल बैठ के, लेकिन उसको चल नहीं दें। आप मज़ीद बेहतरी की बातें करें, जैसे मैं कह रहा हूँ कि जो आपने बनाई है आईनी बेंच, हम बेंच ना का, हमारा मुतालबा ही बेंच का नहीं था। आपने न तीतर न बटेर कोई नई शे बना ली है। हम चाहते हैं कि आप एक वफाकी सुप्रीम कोर्ट हो या वफाकी आईनी अदालत हो, लेकिन उसमें सारे सूबों की बराबरी की नुमाइंदगी हो, और वो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की तरह सारे जजेस मिलके एक कोर्ट की शक्ल में बैठे। ऐसा ना हो कि उसके अंदर ही फिर पैकिंग शुरू हो जाए कि भाई ये जो 3 जजेस हैं इनको बैठा के बेंच बना दो। नहीं, वो पूरी बैठेगी, ताकि कल उसकी जिम्मेदारी चारों सूबों के कंधों पे हो कि ये चारों सूबों ने मिल के ये काम किया है। आज अगर कुछ करते हैं तो हम कहते हैं ना भाई ये पंजाब ने किया है, ये खैबर पख्तूनख्वा ने किया, ये सिंध ने किया है, ये बलूचिस्तान ने किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, वो होनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला ये इर्तिका का मरहला है, होता रहेगा। ज़ाहिर है जब भी नया बच्चा पैदा होता है तो दोनों तरफ चीखे पुकार होती है, लेकिन वो बच्चा जब बड़ा होता है तो माँ बाप उसको देख के खुशी से बाहर होते हैं। तो ये अब नई चीज़ एक बनी है, चीखों पुकार सर, जारी हम है। आपकी एलिगेशंस की बात कर रहे हैं, ये तो 26वीं तरमीम ठीक है, आपका पूरा ओपिनियन हो गया। नहीं, बट एलिगेशंस मैं आपके उसके ऊपर ये बात इसलिए की कि और तो कोई ऐसी बात नहीं है जिस पे कोई मुझे कहे कि मेरा नैरेटिव किसी हुकूमती सो आपका नैरेटिव से नहीं है मैच कर। इन शॉर्ट? बिल्कुल नहीं है। मैंने ओपनली पहले दिन से ये कहता हूँ कि मैं किसी सियासी जमात का, मैं आपको एक और हकीकत बताऊँ, जब इलेक्शन हो रहे थे यहाँ पे जो PTI से वाबस्ता कारकुनान थे उनको पुलिस उठा के ले जा रही थी। सैकड़ों लोगों को पुलिस ने मुकदमात दाखिल किए, जो भी थे उसकी भकाए। मैंने रात को 10:30 बजे तक यहाँ हाई कोर्ट में बैठा रहा। उस वक्त के चीफ जस्टिस जनाब अकील अहमद अब्बासी साहब को मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर ये सारे साइलिन हैं, कल इनका इलेक्शन है या परसों, इनकी नॉमिनेशंस का प्रोसेस चल रहा है, आप इनके प्री अरेस्ट बेल के लिए आए, सबका बेल होना चाहिए। वो बेल हुए 10:30 बजे रात तक सैकड़ों लोगों का। फिर श्योर बैंक तो बंद हो गई। मैंने कहा सर नाजिर को कहें वो जाए नहीं, ताकि सबकी जो श्योरिटी हो इसी हाई कोर्ट में जमा हो, ताकि लोग जब यहाँ से बाहर निकलें तो इस FIR के इल्ज़ाम में उठाए न जाएं कि भाई आप लोग कल अपने प्रोसेस में। अगर मेरी होती पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी तो मैं ये करता बैठ के कि PTI से वाबस्ता लोगों की बेल हो, ताकि कल वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़े। लेकिन सर पीपल्स पार्टी के कुछ अहदेदार तो कहते हैं कि हमने सरफराज मैथलो साहब को सपोर्ट किया था एंड वी आर ऑन सेम पेज। देखें, सपोर्ट करना अलग चीज़ है। मैं MQM के जो लॉयर विंग है उसके पास भी गया था, मैंने बताया मैं इंसाफ लॉयर विंग के पास भी गया था, पीपल्स पार्टी के लॉयर विंग के पास गया था, नून की भी गया था, और हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा से जो तारीखें रखती हैं ताल्लुक़, इसी तरह से जो कॉम्परस जमातें, सबकी लॉयर विंग से, फंक्शनल के लॉयर विंग से गया था, बिल्कुल गया था, और सब ने मुझे सपोर्ट किया। मैं नहीं कह, मैं ये कहता हूँ कि तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल स्टेटमेंट बेशक मेरे हक़ में नहीं थी, लेकिन अगर कोई सिंगल सेगमेंट मुझे खड़ी हुई थी मेरे साथ कंधा मिला के, तो वो हमारे जो पश्तून भाई हैं वो मेरे साथ खड़े थे। और ये आज से नहीं है उनसे, ये मेरी 2016 से उनसे वाबस्तगी है आज भी। और इंशाअल्लाह ताला ये हमारी दो ज़ाती दोस्तियाँ हैं,
ये सियासी बुनियादों वाली बात नहीं है। इसी तरह से नून के साथ भी जो मेरे ज़ाती दोस्तियाँ हैं, राजा अंसारी मेरा इलाके का भी है और मेरा दोस्त भी है, हम साथ रहे हैं इंग्लैंड में, वो नून की लॉयर विंग को हेड करता है। इसी तरह से जो पीपल्स पार्टी के अंदर मेरे ज़ाती दोस्त हैं जो लॉयर विंग को हेड करते हैं, अगर किसी ने मुझे सपोर्ट किया मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। लेकिन जिसी तरह से मैंने इनकार किया है कि सपोर्ट का मकसद ये नहीं है कि मैं आपका नैरेटिव आगे बढ़ाऊंगा, ये इनकार मेरा सबके लिए वो नैरेटिव आगे होगा जो मेरे शऊर के बराबर होगा और जिसको मैं समझता हूं कि ये बार का इंटरेस्ट सर्व करेगा और ये वो मुल्क के हक में होगा। जैसे सर आप पे जो नेक्स्ट एलिगेशन जिसको मैंने पहले भी जिक्र किया था कि आप शायद जो इथनिक बेसिस पे इलेक्शंस लड़ते हैं और उसके अलावा वोटर्स मैनिपुलेशन का भी आप पे एक मसला उसका भी बना था, सो उस पर आपका क्या कमेंट है? देखें, अगर मैं एथनिक बेसिस पे बनता ना तो हमारे भाई जो NDLF के हैं चेयरमैन हैं फ़ारूक महताब साहब, ये मैंने उसकी एक्सप्लेन मुझे देने की, उसने उठ के कहा कि अगर सरफराज का मुखालिफ इसके आधे से पठान ला के खड़े कर दे अपने साथ ना, तो हम कहेंगे कि सरफराज के साथ बाकी लोग शामिल साथ नहीं है। इसी तरह से जो यहाँ के उर्दू बोलने वाले हमारे भाई हैं कराची के, उसके नुमाइंदगी करते हैं यहाँ पे जो हमारे शोएब अशरफ साहब हैं या बाकी दोस्त हैं, उन्होंने ये बात कही। इसी तरह से हमारे जो MQM के लॉयर विंग को हेड करते हैं हमारे सईद अख्तर भाई, उसने ये बात कही, भाई जितने उर्दू स्पीकिंग सरफराज के साथ हम आज खड़े हैं, इसके मुखालिफ के साथ इसका 1/3 खड़ा है, तो आया हमें बताएं। इल्ज़ाम लगाना और चीज़ है, हक़ाइक़ तो आपके सामने होते हैं ना। एथनिक बुनियाद में मेरा ताल्लुक़, मैं बारहा कहता हूँ और मैं इस पर खुश हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है कि मेरा ताल्लुक़ एक सूफ़ी घराने से है जिसकी जो फ़िक्री बुनियाद है वो इंसानियत है। मैं इस न मज़हबी बुनियादों पे इलेक्शन लड़ूंगा, न लड़ता हूँ, न एथनिक बुनियादों पे। मेरी नज़र में जो मोतबर आदमी है वो ज़्यादा मोतबर है, जो जिसका अमल अच्छा नहीं है वो अच्छा आदमी नहीं है। हम अमल के बुनियाद पे, अखलाकियात पे बुनियाद पे, बराबरी और सरासरी के बुनियाद पे आगे आते हैं और दोस्तों को भी साथ लाते हैं। और सर लास्ट इलेक्शन में एक मेंबरशिप्स को लेके एक मसला बना था, वो क्या था एंड व्हाट इज़ योर कमेंट ऑन दैट? कि मेंबरशिप्स में मैनिपुलेशंस हुई हैं, नए लोग आए हैं, व्हाटएवर। देखें, ये इल्ज़ाम मेरे ऊपर है और मैं इसको खुशी से अपने ऊपर लेता हूँ कि मैं हर वकील जो हाई कोर्ट का एनरोल्ड वकील है और किसी और बार एसोसिएशन का मेंबर नहीं है, उसको वकील को मेंबर बनाता हूँ। यहाँ पे ये अजारादारी जो जुडिशरी के हवाले से मैं आपको बताता हूँ, ये अजारादारी बार के अंदर भी थी कि अगर मेरा वाकिफ़ है, ताल्लुक़दार है, वो तो पहले दिन मेंबर बन जाएगा हाई कोर्ट बार का। लेकिन अगर मुझे शक भी है खाली कि ये मुझे वोट देगा या नहीं देगा, वो सारी ज़िंदगी कभी मेंबर नहीं बन सकता। मैं जब सिटी कोर्ट में आया, मैं सेक्रेटरी था, खड़ा था, एक वकील साहब थे, तकरीबन उम्र 60 से प्लस थी उनकी, तो मुझे मिले, गुजरते तो हस्बे मामूल जैसे एक उम्मीदवार रिक्वेस्ट करता है, मैंने समझा सीनियर आदमी है, उनको मैंने रिक्वेस्ट की, सर मैं सदर का उम्मीदवार हूँ, बराए मेहरबानी मुझे आप वोट की रिक्वेस्ट है, कंसीडर कीजिएगा। उसने कहा मैं क्यों आपको वोट दूँ? मैंने कहा सर ये तो आपका फ़ैसला है, लेकिन वोट देने की मैं 100 वजूहात बता सकता हूँ, न देने की वजूहात आप बताएंगे तो मैं ख़ुद में इस्लाह पैदा करूँगा कि वो वजूहात बाकी ना रहें। उसने कहा कि मैं 1996 से हाई कोर्ट का एनरोल्ड वकील हूँ और मैंने 3 मरतबा हाई कोर्ट में मेंबरशिप की दरख्वास्त दी है, उन्होंने रिजेक्ट कर दी है, तो मैं तो मेंबर ही नहीं हूँ। मैंने कहा सर ये मैं माज़रत खा हूँ, 1996 में मैं बिल्कुल नहीं था, लेकिन आपकी मेंबरशिप होनी चाहिए। जब मैं ये कहता हूँ कि सबके लिए बराबरी है तो आपका भी हक बनता है। मैंने उनको कहा कि आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स दें, उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स दिए और मैंने उनको मेंबर बना दिया। अच्छा सर, क्या आपकी नज़र में जब वोट कोई कास्ट कर रहा है कोई वोटर, क्या ऐसी क्वालिटीज़ देखे, क्राइटेरिया कंसिडर करे जो अपने लीडर में, जो कि उसके अकॉर्डिंगली उसे वोट कंसिडर करना चाहिए इन योर ओपिनियन? देखिए, सबसे पहली बात, आपके मंशूर की वफा करे। जिस मंशूर के बुनियाद पे आप एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करके बैठे हैं, वो क्या कहता है, अगर उसकी वफा करता है, जो फलाह की बात करता है, तो आप बिल्कुल उसको सोचें, उसके किरदार की बात करें। अगर उसको कौल और फ़ैल में तज़ाद है, झूठ बोलता है, आप उसको वोट मेरी नज़र में नहीं देना चाहिए, मैं नहीं दूंगा। अगर मैं भी किसी को वोट देता हूँ तो ये 3-4 चीज़ें देखता हूँ, किरदार का कैसा है, मंशूर जो इसका है वो कैसा है, ये सेल्फ सर्विंग के, यहाँ पे लोग इसलिए आते थे, मैं आपको बताऊँ, बड़ी खुली सी बात थी, ये हाई कोर्ट बार का एक नैरेटिव था कि जो सेक्रेटरी बनता है वो हाई कोर्ट का जज बनता है। लोग सेक्रेटरी इसलिए बनते थे कि वो हाई कोर्ट के जज बने। आप बनना चाहते हैं क्या जज, या आपका कोई ऐसा इरादा है? मैं तो सेक्रेटरी वाले फेज से निकल गया हूँ,
मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं। मुझसे पूछा गया है कई मुतअद्दिद बार कि आपको हाई कोर्ट का जज हम बनाएं। मैंने कहा सर थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस काबिल समझा, लेकिन मेरी दिलचस्पी अपनी बार की खिदमत करने में है। मेरा एक मिशन है, मैं न बोर्ड पे नाम लिखवाने के लिए इधर आया हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी है, जिसके मैं एहसानमंद हूँ अल्लाह ताला का, हमेशा से रहूँगा। कि मुझे इन चीज़ों की ख्वाहिश भी नहीं आई कभी दिल में। इन फ्यूचर हम आपको देख सकते हैं एज अ जज, शायद इंटरेस्ट हो इन फ्यूचर? देखें, मैं शायद जब शुरू की वकालत के दिन थे 2007, 8, 9, 10 तक, ये कभी ख्वाहिश मेरे दिल में पली होगी कि यार किसी दिन जज बन जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे मैंने चीज़ों को आगे करीब देखा है तो मैं समझता हूँ कि एक आदमी वकील की हैसियत में ज़्यादा बड़े काम कर सकता है बनिस्बत एक जज। बड़ा मोतबर पेशा है। मेरे वालिद साहब का इस पेशे से 50 साल से ज़्यादा वाबस्तगी है। वो 1973 में जज वकील बने थे और 1975-76 में जज बने थे और 2024 तक उन्होंने जजी की है। तो इस तवील अरसे में मैंने उनको देखा है और मैं ये कहता हूँ वो मेरे मुर्शिद भी हैं। आई हैव नॉट सीन सच ए डेडिकेटेड मैन इन लाइफ, कि मैंने बहुत सारे, और ये इसलिए नहीं कि मैं उनकी औलाद हूँ, इसलिए कि मैंने बड़ा इम्पार्शली उनको देखा है, इतना शफीक। वो आज ये बात करते हैं, मेरे वालिद साहब तकरीबन 8 साल से ज़्यादा अरसा चेयरमैन सिंध लेबर अपीलेट ट्राइब्यूनल रहे। वो कहते हैं कि कोई केस 6 महीने से ज़्यादा नहीं चला। जो 5-5, 8-8 साल की अपीलें पेंडिंग थी वो भी हमने डिसाइड की, और किसी केस में हमने इंटरिम रिलीफ रिफ्यूज़ नहीं किया। वकील आता है आपके साथ एक उम्मीद लेके आता है ना, ये पेशा है हमारा, कि मैं जाऊंगा मुझे इंटरिम रिलीफ मिलेगा, मेरी एक थोड़ी सी इज्जत बनेगी। क्लाइंट को आके बताएगा कि मैं खाली में नहीं गया था, तो वो उनको एक्स पार्टी विदाउट नोटिस इंटरिम रिलीफ देते थे। उसके बाद उसको 15 दिन की तारीख दी, उस पर दूसरी साइड आ गई, उसका जवाब लिया, नहीं भी आई एक और तारीख दी। उसके बाद अगर अगली पार्टी नहीं भी आती तो इंसाफ करना जज की जिम्मेदारी है। वो कहते हैं मेरे वालिद कि वकील के तो हम शुक्रगुजार होते हैं कि वो किसी न किसी तरह जितनी भी उसकी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उससे हमारी मावनत के लिए खड़ा है ना, तो हम उसके शुक्रगुजार हैं। अदरवाइज़ अगर वो ना हो तो हम इंसाफ नहीं करेंगे, हम फैसले नहीं करेंगे। तो वो फैसले करते थे और चंद महीनों के अंदर वो केस का फैसला हो जाता था, फरीकैन को इंसाफ मिल जाता था। और ये प्रोफेशनल एक जो हमारी एसोसिएशन है, अगर बार कोर्ट आपको रिलीफ नहीं देगी, आप क्यों जाएंगे? जिस दरख्त में फल ही नहीं होगा आप उसकी तरफ मुड़ोगे? कांटेदार दरख्त की तरफ तो कोई नहीं जाता ना, फलदार दरख्त की तरफ जाता है। साहिल को भी फल मिलना चाहिए, और उस इदारे से वाबस्ता लोगों को भी उसकी रोज़गार वकीलों का जुड़ा हुआ है। अदालतों को मैं कहता हूँ, ये जजों को, कि आप रिलीफ देने में लिबरल बने, ये किसी के जेब से नहीं जा रहा। आप दें रिलीफ, इंटरिम रिलीफ भी दें, ये आपके अंदर होना चाहिए खुद एतमादी, कि ये फ़ैसला जो आज मैं इंटरिम रिलीफ दे रहा हूँ, आपके सामने एक कसमनामा है। वो कसमनामा कहता है कि मेरे साथ ये ज़्यादतियाँ हुई हैं, आप मुझे इंटरिम रिलीफ दें। आपके सामने दूसरी साइड तो नहीं है ना इस वक्त कि उसके कसमनामे का काउंटर कोई कसमनामा हो। आप क्यों नहीं इसके कसम को बिलीव करते? या तो आप फिर अब ओथ एक्ट को ख़त्म कर दें, कहें कि भाई कोई ओथ नहीं है, हम खुद ही फैसला करेंगे। आपने ओथ इंट्रोड्यूस किया है कि कसम उठा के कोई बयान आपके सामने आए कि मेरे साथ ये ज़्यादती है और इस केस में, इस फैसले में या इस मामले में ये खराबियां हैं, आप उसके ऊपर भरोसा करें और उसको रिलीफ दें। उसके बाद जब दूसरी फरीक आए, अगर वो उस कसम के उलट एक कसम उठा ले और कहे कि इसमें ये खराबियां नहीं हैं, तो आप उसको इंडिपेंडेंटली इवेल्युएट करें और फैसला कर दें। अच्छा सर, आप अपकमिंग इलेक्शंस के लिए कैंडिडेट भी हैं अगेन, आई थिंक प्रेसिडेंट के लिए ही। सो आपका अपना मैनिफेस्टो क्या है? आप क्या नेक्स्ट टेन्योर में चीज़ें करेंगे जो शायद इसमें नहीं कर सके, या उनको किस तरह से, आपका मैनिफेस्टो क्या है इन जनरल? देखिए, मेरा मैनिफेस्टो इन जनरल फलाह का है। मैं चाहता हूँ कि जो हमारा HHH मंसूबा है, जिसमें हाउसिंग, हॉस्पिटल और हॉस्टल वकीलों के लिए ये बने, और ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए ज़रूरी इक़दाम है यहाँ पे। और ये मैंने क्यों इसलिए कहा है कि एक सफ़ेद पोश वकील, क्योंकि रिस्क तो अल्लाह ताला देता है, लेकिन मैं आम जनरली सफ़ेद पोश वकील की बात करता हूँ, उसको दहाइयाँ लग जाती हैं कि वो अपना घर बनाए, और उस दरमियान में वो कितनी परेशानी से, आज इस लैंडलॉर्ड ने निकाल दिया, कल उस टेनेंट के साथ इसकी बात नहीं बन किराए रही, पे घर भी कोई नहीं किराए देता पे घर भी वकीलों को। कोई नहीं, वगैरह वगैरह के मसाइल हैं। उसके बाद आपको घर बना के उसके, जब तक बच्चे आपके बड़े हो जाते हैं, आप 10 साल तक पैसे इकट्ठे करेंगे कोई ज़मीन या कोई फ्लैट ख़रीदें, अब आपके बच्चे स्कूल गोइंग हो गए, आपकी जितनी सफ़ेद पोशी से जो बचत की रकम है वो उसकी तालीम पे लग जाती है, उसकी परवरिश पे लग जाती है, तो आपका घर एक ख्वाब में ही रहता है।
सिविल सर्वेंट्स का भी यही हाल हुआ करता था। अब तो मामलात उनके बहुत मुख्तलिफ हैं, अल्लाह ताला उनको भी रोशनी दिखाए। लेकिन सिविल सर्वेंट्स इंतज़ार करते थे कि हम 60 साल के होंगे, रिटायर होंगे, पेंशन के चंद लाख रुपए मिलेंगे, उससे हम घर बनाएंगे। तो वकीलों के साथ भी यही प्रॉब्लम है। तो मैं चाहता हूँ मेजॉरिटी के साथ, ज़ाहिर है कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने रिज़्क़ कुशादा किया हुआ है, उनको मैं बात नहीं करता, लेकिन बाय एंड लार्ज जो हमारी मेजॉरिटी सफ़ेद पोश या नौजवान वकील है। एक नौजवान आदमी है, यहाँ पे आया, देखें कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इकोनॉमिक माइग्रेशन इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम, सिर्फ कराची का नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा से वकला यहाँ पे आते हैं, आके तालीम भी हासिल करते हैं और फिर प्रैक्टिस भी करते हैं। आपको पूरी सिंध के तमाम अजला से वकला यहाँ पे आते हैं, तालीम भी हासिल करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं। बलूचिस्तान से आते हैं, पंजाब से आते हैं। जब आप अपने आबाई घर को छोड़ के एक नया घर बना, एक नई जगह पे जाते हैं, आपके ऊपर सारी कायनात आपकी ज़ीरो से शुरू हो रही होती है। आपको नए पड़ोसी चाहिए, आपको रहने का मकान नया चाहिए, आपको बीमार हो तो टहल करने वाला नया आदमी चाहिए, आपको इलाज मुआवजे, गाँव में तो अगर आप बीमार होते हैं तो कोई भाई, भतीजा, चचा, कोई ना कोई रिश्तेदार आपको कहीं ना कहीं करीबी हकीम के पास ले जाता है। पैसे ना भी हो तो इलाज आपका हो जाता है। इसी तरह से अपना घर ना भी हो तो वालिदैन का घर मैसर होता है, किसी चचा का घर मैसर होता है, वक्त गुजर जाता है। तो ये सारी, जहाँ पे आप एक अनजान शहर में आते हैं रोज़गार की तलाश में, तो उनको यहाँ पे सपोर्ट करना, स्टेबलाइज हम नहीं करेंगे तो क्या होंगे, परेशान होंगे, और परेशानी की हालत में आप उनसे खूबसूरत बातों की तवक्को नहीं कर सकते। आप उनको ज़हनी तौर पे सिक्योर करें। अच्छा सर, आप ये सारी चीज़ें आपने घर का मंशूर बता दिया, आई होप कि और भी आप मंशूर मुझे कुछ बताएंगे, बट इसके साथ मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे ये भी बताएं कि ऑब्वियसली आपके पास 2 साल आपने सर्व भी किया है एज ऑनररी सेक्रेटरी एंड प्रेसिडेंट, दूसरा साल है ये आपका, तो आप इन 2 सालों में क्यों ये सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं कर सके, और अगर की हैं तो कहाँ तक इसका प्रोग्रेस है, और क्यों आपको ऐसा लगता है कि शायद अगर 2 साल में जो चीज़ें नहीं हो सकी, तीसरे साल में वो हो सकेंगी? देखें, बड़ी सिंपल सी बात है। हमारी सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तारीख 73 सालों से ज़्यादा मबनी है। 1952 से हमारा रोल ऑफ ऑनर है, 2025 में हम खड़े हैं, 73 साल इसके मुकम्मल। 73 सालों में सिर्फ एक टेन्योर आता है, जनाब शरफ फरीदी साहब मरहूम का, अल्लाह ताला उनको जन्नत जगह दे। उस एक टेन्योर में आपका हाउसिंग प्रोजेक्ट बना, आपका वेलफेयर का ट्रस्ट का वजूद कायम हुआ, और भी इस तरह के छोटे मोटे वेलफेयर के काम आए। 32 सालों में एक मखसूस लॉबी ने इस बार पिछले 1992 से लेके 2024 तक या 23 तक एक ही ग्रुप के मेजॉरिटी सदूर और सेक्रेटरीज रहे हैं। उन्होंने क्या किया है? कुछ भी इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी। गुलशन शरफ फरीदी जो 1990 में बनाया, शरफ फरीदी साहब ने, उनका इंतकाल हो गया 1992 में, उसके बाद वो नज़रअंदाज हुआ। अब उसकी बिजली लग रही इस टेन्योर में। पिछले साल हमने इसके ऊपर काम शुरू किया था, इस साल हमने के इलेक्ट्रिक को उसकी पेमेंट भी किया, उसकी बिजली लग रही है। उसका SBCA से पोर्टल खुला है कि कोई घर बनाना चाहे तो उसका नक्शा अप्रूव हो जाए। वहाँ पे पानी की लाइन लगी है। तमाम मसाइल के बावजूद हमने पिछले साल वो पानी की लाइन लगी। फिर उसके अब ज़ाहिर है वहाँ पे लोग रहते नहीं तो पानी इस्तेमाल नहीं होता, तो फिर बीच में अगर कोई तोड़ जाता है, जो बाकी लोग आबादियाँ हैं, तो उसको हम रिपेयर करते रहते हैं। फिर अब हमने उसमें पानी, प्लांटेशन हमने शुरू कर दी है, मस्जिद बनाने की हमने इजाज़त दी है। आज से तकरीबन 5 साल पहले 4-6 कमर्शियल प्लॉट इन्होंने बेचे थे, ऑक्शन किए थे, उस पर आज तक एक ईंट का काम नहीं हुआ। मैंने उनको पाबंद किया है कि आप उसका काम शुरू करें, नक्शे पास करवाएं, अभी वो नक्शे सबमिट करें, आबादी उसकी बढ़ेगी। इसी तरह से ये प्रोसेस, आप अपना घर भी अगर आज बनाना चाहें अपने पैसों से, कितने साल लगेंगे उसको बनाने में? 1 साल से ज़्यादा अरसा लगता है। अब तो ज़मीन मुख्तस करते हैं, कहाँ लेनी चाहिए, पैसे इकट्ठे करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हैं। मैं तो 8000 लोगों के घर बनाने की बात कर रहा हूँ। और उसकी मैं सिलसिला बताऊँ कि हाउसिंग सोसाइटी हमने पिछले साल रजिस्टर की उसकी, और उसकी हमने दफ्तर बनाया हुआ है। आप अब एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में देखें तो सिंध हाई कोर्ट बार कराची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का दफ्तर बनाया हुआ है। मेंबरशिप्स हमने उनकी खोली हुई हैं। ज़मीन के हसूल के लिए हमने प्रोसेस शुरू कर दिया कि भाई ज़मीन हमें मिले। सिंध गवर्नमेंट ने पिछले साल तमाम कोशिशों को बरोकार लाते हुए 400 एकड़ ज़मीन आइडेंटिफाई की, उसको ईयर मार्क किया और उसकी वैल्यूएशन करके दी, कैबिनेट में गई। 6 दिसंबर 2024, 7 दिसंबर को हमारा इलेक्शन था। चीफ मिनिस्टर साहब ने
मुझे मुर्तज़ा वहाब जो लोग हमारे कराची के मेयर हैं उसके थ्रू मुझे मैसेज किया कि आप मेरे घर पे हैं। फ़ारूक मीरानी साहब मेरे एसोसिएट मेरे साथ थे। मियाँ रऊफ़ अता साहब उस वक्त सदर सुप्रीम कोर्ट जो भी हैं वो भी मेरे साथ थे। इसी तरह से नदीम कुरैशी साहब जो नायब सदर सिंध सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सिंध से, वो भी मेरे साथ थे। हम चारों गए वहाँ पे। चीफ़ मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये समरी है, मैंने आज अप्रूव कर दी है, अब ये आपका मामला कैबिनेट में जाएगा, आपको आपकी ज़मीन मिल जाएगी। तो ये एक प्रोसेस है। ज़ाहिर है आपकी पहले सबसे पहले आपकी रिक्वेस्ट जाती है, फिर अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड होती है, फिर उसकी ईयर मार्किंग होती है, उसके बाद उसकी वैल्यूएशन होती है, उसके बाद उसको कैबिनेट उसको पहले गवर्नमेंट उसको अप्रूव करती है, फिर कैबिनेट अप्रूव कर, ये सारा प्रोसेस पिछले सारे स्टेज तक आया। उसके बाद एक दो उसको ज़ाहिर है जैसे कुछ लोग चले गए थे कि भाई इस बिल को आपने असेंट नहीं देनी है, तो वो चले गए थे कि इस आपने ये सोसाइटी को ज़मीन नहीं एलोकेट करनी। बहरहाल अब फिर दोबारा मैं सदर इलेक्ट हो गया। शायद अगर मैं ना इलेक्ट होता तो वो सिलसिला आगे नहीं बढ़ता। उसकी वजह ये थी कि वो तो चाहते नहीं थे कि ये बने। अभी भी अपनी तकरीर में मुझे बहुत अफसोस हुआ ये बात सुन के। आप करें मेरी मुखालफत, मैं जहाँ गलत हूँ मुझे करें, जहाँ मैं गलत नहीं भी हूँ मेरी ज़ात की हद तक आपको फुल इजाज़त है, मेरी मुखालफत करें, क्रिटिसाइज़ करें, सही गलत मैं सह लूँगा। आप वेलफेयर, जहाँ आम वकील की वेलफेयर और कहते हैं कि वकीलों को प्लाट दे रहे हैं, अब ये भाई दे रहा हूँ तो अच्छी बात है ना, आम वकील को दे रहा हूँ, उसको खुश भी है लेने में और उसकी देनी भी चाहिए। हमारी जो बायलॉज हैं वो ये कहते हैं कि वकीलों के लिए हाउसिंग सोसाइटी बनाओ, तो वो बना रहा। तो इस तरह की सोच आपके आड़े आती है जो मुश्किलातें पैदा करती है, लेकिन अल्लाह ताला अच्छे काम में आपकी हर वक्त मदद करता है। अच्छा सर, आपने यंग लॉयर्स के लिए कौन से कोई ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च किए, उनकी वेलफेयर के लिए, यंग लॉयर्स की उनकी ग्रूमिंग के लिए या प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए कौन कौन से आपने प्रोजेक्ट्स किए या कर रहे हैं या करने का इरादा रखते हैं? देखें, पहले जब मैं सेक्रेटरी के टेन्योर में आ रहा था, अभी सेक्रेटरी इलेक्ट नहीं हुआ था, तो तकरीबन 8.5 लोगों को मीडिएशन एडवोकेसी की हमने ट्रेनिंग करवाई थी, मैंने स्पॉन्सर की थी। अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त बख्शी। काम तो अल्लाह ताला के स्कीम में जो भी काम है सारे हो जाने हैं, वो चूज़ करता है कि इसके तवस्सुल से इसको वसीला बना के इसको इज़्ज़त दो। अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी, मैं उसका भी मशकूर हूँ। इस साल हमने मीडिएटर की ट्रेनिंग करवाई, जो 40 घंटे का कोर्स है, 5 दिन पे मुहित है। उसकी आप जो कीमत है कोर्स की, वो कमोबेश 3 लाख रुपए की है। हम एक शख्स की? एक शख्स की। हम हर वकील को फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। वो हमारा एक अरेंजमेंट है, बार उसको बियर कर रही है। और ऐसा भी नहीं कि फ़लाँ लोगों को, हमने पब्लिक नोटिस निकाला, 480 लोगों ने अप्लाई किया, हमने उसकी मेरिट की टेस्ट करवाई, 410 लोग उस टेस्ट में पास हुए, 10 या 16 मतलब 20 से कम, 410 के करीब लोग उसमें अपियर हुए। हमने कहा कि ऐसा नहीं होगा कि जो इतने नंबर लेगा उसको कराएंगे, सबको कराएंगे, लेकिन पहले किसको कराऊं? पहले उसको कराऊं जो सबसे ज़्यादा इसमें महारत रखता है या उसका एक एप्टीट्यूड है इस तरफ। जो टॉप नंबर लेगा इस टेस्ट में वो पहले बैच में जाएगा। अभी हमारी खैर से फिर उसके बाद कैबिनेट्स को हमने ट्रेनिंग कराई, 2 बैचेस कमोबेश 60 लोगों की हम ऑलरेडी ट्रेन कर चुके हैं, जो मीडिएटर्स ट्रेन हो गए हैं, और उसमें हम सबको मौका दे रहे हैं। अब हमारी पहली बैच उस मेरिट लिस्ट से, वो कैबिनेट्स की बैच थी, जो इलेक्टेड नुमाइंदगान हैं तमाम बारों में, उनमें जो जो इंटरेस्ट रखता था हमने उनको मीडिएशन का कोर्स करवाया। पहली बैच इस 410 लोगों में से अब ट्रेनिंग ले रही है। उम्मीद करता हूं कि आज शायद मेरा ख्याल है 3रा दिन है उसका, अगले 2 दिनों के बाद वो पूरी हो जाएगी उनकी। फिर अगले मंडे से नई बैच, और ये हर हफ्ते होगा। और इंशाल्लाह ताला मेरा ये है पहले में टारगेट में कि 1000 वकील, 410 आए, फिर मैं एक टेस्ट लूँगा जब ये पूरे हो जाएंगे, 1000 लोग एज अ मीडिएटर ट्रेन हो, अक्रेडिटेड। उसके बाद हम, जब भी हमारे पास एक पूल बन जाएगा चंद 100 लोगों का, हम एक सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मीडिएशन सेंटर को इनिशिएट कर देंगे, और इंशाल्लाह जल्दी कर दूंगा, क्योंकि हमारे पास तकरीबन इस बैच के बाद 75 लोग ट्रेंड होंगे, तो मैं चाहूँगा कि वो मीडिएशन भी शुरू कर दें। तो ये वकला के लिए एक पेशावराना महारतों को बढ़ाने का एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट का कोर्स है। इससे पहले एक मजिस्ट्रेट की ट्रेनिंग हमने करवाई। तमाम जो वकला मजिस्ट्रेट के इम्तिहान में बैठना चाहते हैं तो वो उनके लिए हमने एक कोर्स करवाया, वो अपने अख्ताम को पहुंचा। उसके बाद ये मीडिएशन का कोर्स। तो हमारी कोशिश है कि वकीलों की पेशावराना सलाहियतों में इजाफ़ा हो, उनके रोज़गार के बंदोबस्त हों, उनके घरों के बंदोबस्त हों, उनके सेहत के बंदोबस्त हो। क्योंकि देखें, सेहत कुतियाना में अस्पताल में हमारे जनाब अकील करीम डैडी साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, वो 2 साल से उसकी कॉस्ट बियर कर रहे हैं, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है।
उसकी एक मेरे साथ समझें कि एक ताल्लुक़ है या एक भरोसा है उसका। उसने कहा कि आप फ़कीर आदमी हो, मुझे पता है आप फ़लाह करने वाले हो, मैं भी आपकी फ़लाह में अपना हिस्सा डालना चाहता हूँ तमाम वकील और उनकी फ़ैमिलीज़ के लिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसका ये ताल्लुक़ या उसका ये जो आज जज़्बा ये हमेशा के लिए रहे तो अच्छी बात है, हम खुश होंगे और अल्लाह ताला उसको भी अजर देगा। लेकिन हम अपना भी एक इदारा हमारा कायम होना चाहिए। साथ ही साथ मेरे साथ कल लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर निस्वाना साहब से मुलाकात हुई कोयटा में, तो मैंने उनको भी ऑफ़र किया कि हमारे इंटर प्रोविंशियल बार्स के दरमियान भी एक कोऑर्डिनेशन और एक ताल्लुक़ बने। आप मुझे अपने सूबे से 40 लोग 10-10 हर महीने भेजें ताकि उनको मैं ट्रेनिंग कराऊँ। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बारों को भी ये मैंने बलूचिस्तान के में कल मैं मौजूद था कोयटा में, वहाँ पे शुहदाए कोयटा का कन्वेंशन था, एनिवर्सरी थी 8 अगस्त की। उनको भी मैंने वहाँ पे ऐलान किया कि आपके भी 40 लोग जो आप मुझे भेजें, 10-10 लोग हर महीने, हम उनकी रहाइश का बंदोबस्त करेंगे, उनको ये ट्रेनिंग भी देंगे ताकि सूबों के दरमियान भी ये जो हमारे यहाँ एक बड़ा ही नाखुशगवार सा एक एहसास उभारने की कोशिश की जा रही है कि लोग लसानियत में जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने कल ये तकरीर में भी कही कि देखें, पाकिस्तान से पहले भी हमारा ताल्लुक़ है। सिंधी हो, बलोच हो, पंजाबी हो, पठान हो, कश्मीरी हो, हज़ारा हो, ये तो हम सदियों से इधर रह रहे हैं ना। 47 के बाद तो यहाँ नहीं है, सदियों से इधर हैं। पहले भी हम खुश आइनी और खुश हम आहंगी के साथ रहते थे, अभी भी रहते हैं। तो फिर ये एक दूसरे के खिलाफ नफ़रत के बीज कौन बो रहा है? हमारी रवायात हैं, धमाके होना, कल मैंने शुहदा के हवाले से बात की, धमाका हुआ इनडिस्क्रिमिनेट, 56 लोग वहाँ पे शहीद किए गए, सैकड़ों ज़ख्मी किए गए। इन्होंने तो किसी का नुकसान नहीं किया था। हमारी बलोचों की रवायात में है कि करे कोई और भरे कोई। अच्छा सर, नेक्स्ट थिंग कंपेनिंग, आपकी क्या कंपेनिंग स्ट्रेटजी है, किस तरह से आप कंपेन कर रहे हैं? एंड एक चीज़ हमें देखने को मिलती है कि जो कंपेन जब होती है तो यंग लॉयर्स को या स्टूडेंट्स को यूज़ किया जा रहा होता है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या यंग लॉयर्स को या स्टूडेंट्स को पॉलिटिकल कंपेन्स में ये इन चीज़ों में यूज़ होना चाहिए, करना चाहिए, एंड इससे उनके प्रोफेशनल करियर पे क्या इम्पैक्ट्स आ सकते हैं? देखें, मैं ज़ाती तौर पे सबको कहता हूँ कि जब तक आप कम से कम अपनी प्रैक्टिस में स्टेबल न हो जाएं, गर्दन मोड़ के इधर उधर नहीं देखें कि दूसरा क्या कर रहा है। मैंने अपनी ज़ात का मिसाल देता हूँ, मैं कहता हूँ दूसरों के लिए वही करो जो अपने लिए करो। तो बिल्कुल ये आपकी दुरुस्त है, अगर कैंपेन करनी चाहिए, क्योंकि दो अमल होते हैं। नौजवान आदमी मुझे पहचानता ही नहीं है, अब वो अगर दूसरे ही कैंपेन कर रहा है तो सिर्फ मेरी लॉयल्टी में या मेरे साथ अच्छा उसका ताल्लुक जज्बाती लगाव की वजह से मुखालिफ के ऊपर एक गैर मुनासिब तनकीद शुरू कर देता है। मैं उन्हें कहता हूँ, भाई आपने कभी मुझसे मिले हो, मेरे साथ कभी सफ़र किया है, मेरे साथ कोई कारोबार किया है, या मेरे साथ कभी आप रहे हो? अगर इनमें से कोई काम नहीं किया तो आपको राय देने का तो हक़ रसूलुल्लाह के हदीस के मुताबिक ही नहीं है। लेकिन चूंकि आपने अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी है तो आपने तनकीद करनी है, बिल्कुल करें। इसीलिए मैं उनसे खफा नहीं होता। हाँ, उनके जो करता धरता होते हैं उनसे ज़रूर मुझे शिकवा रहता है कि देखें, इनका तो कोई मेरे साथ न ये इलेक्शन खुद लड़ रहे हैं, न इनके खुद मुझे कभी, मैं जानता ही नहीं है मुझे ये, न कोई भी मेरे साथ उसने इंटरेक्ट किया है, फिर भी ये मेरे ख़िलाफ़ तनकीद करता है इसलिए कि ये आपको खुश करना चाहता है। इसका ज़ाती ओपिनियन नहीं है, ये इसका एक फ़रीज़ा है जो वो निभा रहा है, और मैं उन ऊपर नाराज़ नहीं होता। नौजवानों से नाराज़ हो गए क्या होना, उनको तो जो उनको गुमराह कर रहा है उस गुमराही से बचाना मेरा फ़र्ज़ है। उनको वहाँ से निकालें और उसको उस राह पे लगाओ जिस पे मैं खुद चलना चाहता हूँ। हुक्म भी यही है कि जो काम आप अपने लिए बेहतर समझते हो और उनके लिए वही करो। तो आना चाहिए स्टूडेंट्स को या बिल्कुल नहीं आना चाहिए। सो आपके साथ जो हैं आप उन्हें क्या इनकरेज करते हैं या मेरे डिस्करेज करते साथ हैं? जो है वो मेरे एसोसिएट्स होते हैं, कोई स्टूडेंट मेरी कैंपेन में नहीं है। जितने भी एसोसिएट, अल्लाह ताला के फजल से मेरे साथ मोर देन 50 मेरे एसोसिएट्स हैं, और वो आपकी फर्म की टीम है, आप केसों में भी ले जाते हैं। मैं खुद भी, जहाँ मैं हूँगा वहाँ मेरे एसोसिएट्स होंगे। कोई ऐसा नहीं होता कि स्पेसिफिकली कैंपेन के लिए मेरे पास अपनी मर्ज़ी से जो मेरे दोस्त हैं, जैसे नासिर अब्बास है, इसी तरह से हमारे भाई जो हैं जावेद इकबाल हैं, गफ़ार खान काकड़ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, या और बहुत सारे दोस्त हैं, सैकड़ों दोस्त हैं, इरफान सिद्दीकी साहब है, बहुत सारे सीनियर लोग हैं जो मेरे एसोसिएट्स नहीं हैं, लेकिन वो अपनी मोहब्बत में मेरे साथ आते हैं। शाह मोहम्मद मेतलो है, इसी तरह से रऊफ़ आफरीदी है, शाहाब खान है, इसी तरह से हमारे साथ बाकी जितने भी दोस्त हैं,
रेहान अजीज़ मलिक साहब सदर है, भाई है मेरा, वो मेरे साथ हमेशा शफकत करता है, वो है। जहांगीर आहूजा साहब आए हैं, ये सारे जितने भी, तो सलीम मंगरेव साहब मेरे साथ 2 साल उनकी शफकत रही है। इसी तरह से हमारे सलाउद्दीन खान गंडापुर साहब हैं। इसी तरह से हमारे गुलाम मुस्तफ़ा लखानी साहब हैं, जो साबिक़ सदर सिंध हाई कोर्ट बार रहे हैं। इसी तरह से पीर दरवेश खेशकी साहब हैं। तो ये जितने भी दोस्त हैं, ये आपके साथ एक दोस्ती मोहब्बत का रिश्ता होता है, आपकी बात से वो एग्री करते हैं। ज़िया अहमद अवान साहब हैं, वहाब बलोच साहब हैं। इसी तरह से बहुत सारे और दोस्त हैं जो आपको पसे पर्दा सपोर्ट करते हैं। कुछ लोग सामने आते हैं, कुछ लोग की अपने मसलतें होती हैं, लेकिन ये सारे दोस्तियों का एक सिलसिला है। मैं इलेक्शन कैंपेन को एज अ फ्रेंडशिप कैंपेन मानता हूँ। आप दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। आपने अगर दोस्तों का दिल जीत लिया, दोस्त आपको दिल में रखेंगे। आप अगर ये समझते हैं कि ये मैं ट्रेड इन करता हूँ कि ये वाली इलेक्शन जीत लूँ, ताल्लुक़ नहीं जोड़, आप ताल्लुक़ बनाएं, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। अच्छा सर, इलेक्शन कितने एक्सपेंसिव हैं? एक आम वकील क्या प्रेसिडेंट के या कोई भी इलेक्शन में उसको अफोर्ड कर सकता है या नहीं? या क्योंकि आप देखते हैं कि एक ट्रेंड सेट हो चुके हैं, आपने शायद लोग जो वोटर्स होते हैं वो भी आपसे ये एक्सपेक्टेशंस रख रहे होते हैं कि आप उनकी जो है वो बार एसोसिएशन की फ़ी भी शायद पे करेंगे, बार रूम का जो उनका एक्सपेंस है चाय का वो भी आप पे करेंगे। तो कितना एक्सपेंसिव बन चुका है आपका, कितना खर्चा आप करते हैं हर साल इलेक्शंस में? देखें, इलेक्शन में जो आपका सदर होता है, वो आपका बड़ा होता है घर का। He is the senior most advocate in the bar association as a president. Notwithstanding, he may not be having the highest standing in the bar, लेकिन by default he is the first senior most lawyer in the bar. इसी तरह से आपके घर के जो बड़े हैं, आपके वालिद हैं या दादा हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप उनसे? कि आपको खाना खिलाएगा या नहीं खिलाएगा, आपको चाय पिलाएगा या नहीं पिलाएगा, या चाय पिलाएगा या पैसे दो, या आपको कपड़े लेके देगा या नहीं लेके देगा, आपकी फीस भरेगा या नहीं भरेगा। तो इफ़ यू कैनॉट अफोर्ड ए बिग फैमिली, डोंट गो फॉर इट। इफ़ यू हैव अ बिग फैमिली, मैनेज इट। ये इर्तकाई उसूल है, इसमें मेरा कोई नहीं है या किसी और का कोई डिफॉल्ट है। मैं कहता हूँ, जब आपका कुंबा बड़ा है, आपका खर्चा भी बड़ा है। कुंबा छोटा है, आपका खर्चा भी छोटा है। गरीब दादा की कोई जगह नहीं है। नहीं, यहाँ गरीब और अमीर की बात ही नहीं है। देखें, आप अगर गरीब हैं तो आपके 100 बच्चे नहीं होंगे, फितरती एक बात है ना। आप अगर आपके पास एक कमरे का घर है तो आप 10 बच्चे तो नहीं पाल सकते ना। आप उस हिसाब से अपने, हमारा पुरानी कहावत है ना कि चादर के हिसाब से फैलाए जाते हैं। तो ये एक अमल। दूसरा, मैं ये कहता हूँ कि नुमाइंदगी उसको करनी चाहिए जो इन ज़रूरियात से आज़ाद हो, ताकि उसके फैसले इन ज़रूरियात से कंप्रोमाइज़ न हो। आपकी बार में या बार से बाहर जो फैसले ज़ेर तनकीद आते हैं, उसकी एक वजह यह भी होती है कि उनका जो प्रोफेशनल डिस्क्रेशन है, या जो उनका पॉलिटिकल या उनका जो सोशल डिस्क्रेशन है, वो कंप्रोमाइज्ड होता है ड्यू टू पर्सनल नीड्स। आप अगर इन चीज़ों से मुबर्रा हैं, शायर अगर भूखा होगा वो खूबसूरत शेर नहीं कह सकता। बड़ा मशहूर एक किस्सा है ना, किसी बादशाह का, कि उसने एक अपने ख़ास शायर को जेल में रख दिया भूखा। उसके बाद 14वीं के चांद की तरफ इशारा करके कहा कि ये क्या है? उसने कहा रोटी के नान के लिए नज़र आता है। उसी बंदे को हशाश बशाश रखा तो खूबसूरत शायरी करने लगा। तो ये चीज़ें हैं कि अगर आपकी जो लीडर है, घर का बड़ा है, अगर वो कुंबे को अफोर्ड नहीं कर सकेगा तो कुंबे की देखभाल भी नहीं कर सकता। सर, बहुत सारे लोग ये चीज़ कहते भी हैं कि जो बार के ऑफिस बेयरर्स होते हैं वो ख़र्चा करते हैं, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं से उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। इस बात में कितनी एक सदाकत है? बार में क्या करप्शन एग्जिस्ट करती है, एंड क्या वो मोड्स हैं जिनसे वापस वो ख़र्चा रिकवर किया जा सकता है? देखें, मैं बाकियों का तो बारे में नहीं बात करूंगा क्योंकि मैं कहूँ कि हाँ ऐसा है, क्योंकि वो अपना जवाब इन जनरल बार की बात मैं करें। अपने बार की बात करूंगा, अपनी काबीना की। मेरा दूसरा टेन्योर है। हमारी टेन्योर में कभी किसी ने चाय का कप बार के पैसों से नहीं पिया है, न किसी को पिलाया है, न किसी ने कोई सफ़र बार के पैसों से किया है, न किसी और को करवाया है, न कोई ऐसा ख़र्चा जो बार के डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। मैं तो कोशिश करता हूं कि जहां बार नहीं अफोर्ड कर सकती उधर आप उनको ऐड करते हैं। अल्लाह ताला ने इसको काबिल बनाया आपको, ये उसकी मेहरबानी है ना, अगर आप कर सकते हैं। जिस दिन वो आपको ये सलाहियत आपसे वापस ले लेगा, आप नहीं कर सकेंगे। ये जो आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी अल्लाह ताला की मेहरबानी है। तो मैं उसका मशकूर हूँ कि उसने मुझे इज़्ज़त भी दी है और उसने मुझे इसके काबिल भी बनाया है।
कि मैं 4 दोस्तों की मदद कर सकूं, और मैं दोस्तों का भी मशकूर हूं कि वो मेरे साथ कंधा कंधे में मिला के मेरी मदद करते हैं, क्योंकि ये इज़ नॉट इट्स नेवर रिलेशनशिप इज़ ऑलवेज रेसिप्रोकल। वालदेन और औलाद का भी यही रेसिप्रोकल होता है कि जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त वो बिल्कुल ही बेबस होता है, लेकिन उम्मीद तो यही होती है बड़े होकर जब मैं बूढ़ा होऊंगा तो मेरा ख्याल करेगा। तो दिस इज़ अ रिलेशनशिप ऑफ सोशल, और मैं मोहब्बत का दोस्तों से मेरा ताल्लुक़ है। अल्लाह ताला वो हमारा ताल्लुक़ मोहब्बत का हमेशा कायम रखेगा, इज़्ज़त का ताल्लुक़ हमेशा रहेगा। अच्छा सर, एक चीज़ मैं ज़िमनन आपसे जानना चाहूँगा कि जब इलेक्शन कैंपेन्स होती हैं, हम देखते हैं बहुत सारे पोस्टर्स वो हर जगह जगह पे कोर्ट प्रेमिसेस में चिपके होते हैं, कार्ड आप पे बरस रहे होते हैं। अगर आप इलेक्शन वाले दिन अगर आप हाई कोर्ट चले जाएँ तो वो जैसे आप पे फूल बरस रहे होते हैं वैसे आप पे कार्ड बरस रहे होते हैं, और इलेक्शन के बाद वो सारी चीज़ें वहीं पे वो पड़ी रहती हैं, ना उनको कोई उतारता है और वो वहीं पे रहती हैं। तो आप इस सारी चीज़ को, पोस्टर लगने, चिपकाने और उनको वापस ना हटाने, इस सारी चीज़ को आप कैसे देखते हैं? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्या हमारी बार के जो कैंपेनिंग के रूल्स हैं वो इस चीज़ को इनकरेज करते हैं या डिस्करेज करते हैं? देखें, आप बड़े आइडियोलॉजिकल रूल्स बना लें कि लोगों को ज़ोर से नहीं बोलना चाहिए, लोगों को भूख लगे फिर भी चीख नहीं करनी चाहिए, लेकिन फितरत का क्या करेंगे? अल्लाह ताला की दी हुई है ना। तो ये साइकोलॉजिकल है सारा। कोई मेरी नज़र में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता कि कितने आपके पोस्टर लगते हैं या कितने आपके कार्ड बटते हैं, लेकिन क्योंकि एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, उससे आपको गुजरना है। मैं ज़ाती तौर पे देखता हूँ वकील एक बाशऊर तबका है, वो आपको तरजीह तभी देगा जब आप समझेगा कि आप इसके लायक हैं। अगर वो इस पोस्टर की बुनियाद पे कभी तरजीह नहीं देगा, ना ही किसी की सिफारिश पे आपको तरजीह देगा। मैं आपको ये भी बताऊं, शायद आपके 5% वोट शायद हो सकता है सिफारिश से आते हो, 5%, नॉट मोर देन 5%, लेकिन उससे आगे सारे वोट वकील मैं खुद वोट करता रहा हूँ आज तक, तो मुझे पता है मैं कैसे वोट करता हूँ। ज़ाती फैसला करता हूँ, देखता हूँ कि ये शख्स इसके लायक है या नहीं है, इसका जो मुखालिफ है और ये है, इन दोनों का मुआवजा किया जाए, जो बेहतर है उसको सपोर्ट करो। और अल्लाह ताला ये शऊर हमारे दरमियान का उसी ने दिया हुआ है, कायम रखेगा। और उम्मीद करता हूँ कि जो ज़्यादा खिदमत करे, जो ज़्यादा खैर ख़्वाह रहे, और जो इस इदारे को कायम और इस इंसाफ के हसूल में मावनत करने में पेश कदमी करे, वो बार की नुमाइंदगी, और इसी तरह से बेंच के ऊपर भी वही लीड करता रहे जो लोगों को इंसाफ फराहम करने में आसानियाँ पैदा करे। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। काफ़ी एक अच्छी डिस्कशन रही है। आई होप कि आपने भी इंजॉय की होगी, एंड व्यूअर्स ने भी आई होप कि इंजॉय की होगी। एंड व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको डिस्कशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि ऐसे हम डिफरेंट टॉपिक्स पे पॉडकास्ट आप तक लाते रहें। मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।